नॉवल ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर शुरू होता है। अंश सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर जा रहा था। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। उसके सिर में ढेर सारे सवाल थे और बहुत कुछ करना बाकी था। माना वीव से लेकर कर्ज तक कई समस्याएं थीं जिनका समाधान करना था, लेकिन सबसे पहले उसे अपने माना हृदय को जागृत करने की आवश्यकता थी। इसके बिना वह कमजोर था और उसकी क्षमताओं पर गंभीर सीमाएं थीं। पिछली बार जब वह जागरण की प्रक्रिया से गुजरा था, वह दशकों पहले की बात थी और तब उसके गुरु ने परंपरा के अनुसार कदम दर कदम उसका मार्गदर्शन किया था, लेकिन वर्षों के अनुभव के कारण वह इसे अब आसानी से अकेले भी हासिल कर सकता था। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने प्रिया को कमरे के कोने में रखी ऊपर की अलमारियों तक पहुंचते और कपड़े से धूल पोंछते हुए देखा। वह बाकी कमरे की सफाई कर चुकी लग रही थी और उसने अद्भुत काम किया था। फर्श पर बिखरे खून के धब्बे अब नहीं थे। अंश ने जो काली गंदगी थूकी थी, वह पूरी तरह से साफ हो गई थी। उसने कमरे में चारों ओर देखा और मुस्कुराया। जैसे ही उसने कमरे का जायजा लिया, उसने एक तरफ रखे गंदे पानी से भरे बाल्टी देखी। पहले के मुकाबले जब कमरा कितना गंदा दिख रहा था, अब सब कुछ एकदम साफ था। वह शायद इतना ध्यान केंद्रित थी कि उसने उसे नोटिस नहीं किया, इसलिए उसने अंदर होने का संकेत देने के लिए अपना गला साफ किया। प्रिया तुरंत पलटी और उसकी ओर देखा। अंश ने संतुष्ट चेहरे के साथ बस सिर हिलाया। उसने कहा, बहुत बढ़िया काम, और कमरे पर एक अंतिम नजर डाली। प्रिया ने जवाब में सिर हिलाया। ये सब हो गया, अर्णव स्वामी। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। उसने जल्दी से अपने हाथ में कपड़ा इकट्ठा किया और बाल्टी उठाने के लिए सामने वाले कमरे की ओर बढ़ी। अंश ने देखा कि वह कांपते हाथों से पानी से भरी बाल्टी उठाती है और कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ती है। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाती, उसकी आवाज ने उसे रोक दिया। कुछ है, प्रिया? क्या तुम बाहर पहरा दे सकती हो और यह सुनिश्चित कर सकती हो कि मुझे कोई परेशान न करे? मैं नहीं चाहता कि कोई अगले 1 घंटे तक मेरा दरवाजा खटखटाए, अंश ने पूछा। यदि जागरण के दौरान उसे कोई परेशान करता, तो वह गलती कर सकता था। चूंकि वह पहले से ही प्रिया पर निर्भर था, वह उसे प्राथमिक दासी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, मैं बिल्कुल बाहर रहूंगी, उसने कहा और दोनों हाथों में भारी बोझ के साथ वह खुले दरवाजों से बाहर निकली और बाल्टी नीचे रखने के बाद उन्हें बंद कर दिया। अब अकेला, अंश ने कमरे पर आखिरी नजर डाली। वह कमरे के बीच में गया और फर्श पर बैठ गया। ठीक उसी जगह जहां पहले अनुष्ठान किया गया था, लेकिन किसी भी अनुष्ठान का कोई भी निशान अब गायब हो चुका था। उसका एक हिस्सा इसे और अध्ययन करने के लिए रखना चाहता था, लेकिन प्रिया जैसे किसी के भी इसे देखने का जोखिम बहुत अधिक था। वह बाद में बस ऐसे ही प्रतीक खोज सकता था। जैसे ही वह फर्श पर बैठा, उसने गहरी सांस ली। शुद्ध, माना से भरी हवा उसके नथुनों, फेफड़ों में भर गई और फिर उसे उसके माना हृदय तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान उसके माना हृदय पर बढ़ता गया। वह महसूस कर सकता था कि पिछली रात की तुलना में उसका माना हृदय कितना भरा हुआ था। वह जानता था कि जागरण का प्रयास करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। जैसे ही उसने अपनी अगली सांस अंदर ली, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को अपने आंतरिक अंगों में भटकने दिया। प्रत्येक सांस उसके अंगों को माना से भर रही थी और अंश लगभग उस अनुभूति में खो गया, इससे पहले कि उसने खुद को वापस खींचा। माना हृदय के माध्यम से अपनी माना को विनियमित करते हुए उसने कुछ देखा। हालांकि अर्णव ज्यादातर बेकार था, उसका माना हृदय औसत से उच्च स्तर पर था। पहले घेरे तक पहुंचने के बाद यह एक औसत मानव की तुलना में आसानी से 12 गुना माना उत्पन्न कर सकता था। सामान्य 10 गुना था, इसलिए यह एक बड़ा फायदा था। ऐसे कोर मुश्किल से मिलते थे और अगर उसने कड़ी मेहनत की होती और किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में न मरा होता तो उसमें एक दिन मेधावी स्तर का जादूगर बनने की क्षमता थी। माना हृदय उसके पिछले जीवन में उसके पास मौजूद माना हृदय से भी उच्च था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक ड्यूक का बेटा था। रईस आमतौर पर कुशल जादूगरों से आपस में शादी करते थे, इसलिए यह उनकी रक्त रेखा में चला जाता था। आखिरकार, एक जादूगर के बेटे के जादूगर होने की संभावना बहुत अधिक थी। उसने संक्षेप में सोचा कि क्या जहर देना किसी को अर्णव की जादूगर के रूप में प्रतिभा से डरने के कारण था, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया। ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अर्णव अपने माना हृदय को जागृत करने में काफी देर कर चुका था। सामान्य तौर पर जादूगर 15 साल की उम्र में अपना प्रशिक्षण शुरू करते थे। फिर भी उसके माना हृदय का स्तर खोए हुए समय की भरपाई कर देगा।
अंश के अनुभव और उन मंत्रों के साथ जो वह जानता था, वह अगले कुछ महीनों में दूसरे घेरे तक भी पहुंच सकता था और यह बेहतर ढंग से समझ सकता था कि कौन से तत्व उसके नए शरीर के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि वह इस युग के जादूगरों के स्तर को नहीं जानता था। यह अभी भी वह समय होगा जब मंत्र कम विकसित थे, इसलिए उसने सोचा कि वे कैसे काम करते थे। जादूगर अस्त्र से मिलने का फैसला करते हुए अंश ने उस समय के बारे में सोचा जब वह जागा था। तब उसके गुरु ने उसे हवा में मौजूद सभी परिवेश माना को अवशोषित करने में मदद की थी, क्योंकि उस पर उसका नियंत्रण बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब उसके पास बेहतर नियंत्रण था और साथ ही अपने कोर को जागृत करने का एक नया तरीका भी था। एक तरीका जो उसे अपने जागरण के एक दशक बाद ही पता चला था और उसे इसे चूकने का अफसोस हुआ था। अब वह आखिरकार इसका उपयोग कर सकता था। पहले घेरे को विकसित करने का तरीका सरल था। उसे माना को लगातार अपने माना हृदय के अंदर प्रवाहित होने देना था और केंद्रित इरादे से इसे माना हृदय के माध्यम से चक्रों में घुमाना था। इससे कोर के चारों ओर पहले घेरे को स्थायी रूप से विकसित करते हुए अनप्रज्वलित हो जाएगा। अंश ने खुद को अंदर से थप्पड़ मारा, क्योंकि उसे याद आया कि तब पहले घेरे को विकसित करने के लिए पर्याप्त माना को अवशोषित करने में उसे 12 घंटे से अधिक समय लगा था। उसे आसपास से माना को अवशोषित करने में परेशानी हुई थी और केवल बाद में उसने सुधार किया था। अब वह इसे 1 घंटे से भी कम समय में कर सकता था, खासकर क्विन जागरण विधि के साथ। मुझे यह विधि केवल एक पुराने खंडहर में मिली थी। ये कभी लोकप्रिय नहीं हुई, हालांकि यह आसान भी नहीं है। जागरण की सामान्य विधियां आमतौर पर माना उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं जब तक कि किसी के पास अर्णव जैसा उच्च स्तरीय माना हृदय न हो। यह अधिकांश जादूगरों के लिए एक बुनियादी संख्या थी और भले ही लोगों ने इसे बढ़ाने की कोशिश की थी, ये युवा जादूगरों के लिए बनाए रखना बहुत खतरनाक हो गया था। क्विन जागरण विधि भी पहले घेरे में माना उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयोग थी और सफल होने वाली दुर्लभ विधियों में से एक थी, जो 15 गुना तक बढ़ाने में सफल रही थी। दुर्भाग्य से क्विन, जिस जादूगर ने इसे विकसित किया था, वह एक एकांतवासी था और वह दुनिया के साथ साझा करने से पहले ही मर गया था और किसी ने भी उसे अंतिम संस्कार देने के लिए भी उससे जांच नहीं की थी, क्योंकि वह गुप्त रूप से काम कर रहा था। अंश को एक खंडहर में उसका कंकाल और शोध मिला था। यह उसके लिए एक अजीब दृश्य था, लेकिन अब यह उसकी मदद करने वाला था। उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को डूबने दिया। सांस के साथ जो उसने अंदर ली, शुद्ध माना उसके फेफड़ों में भर गई। फिर अंश ने जानबूझकर माना को अपने दिल के माध्यम से एक चक्र में दौड़ाया, इसे जितना संभव हो सके भर दिया। उसने एक और लंबी गहरी सांस ली और वही किया, माना हृदय को बार बार भर दिया। जल्द ही जो माना उसके दिल के अंदर दौड़ रही थी, वह तेज होने लगी। अंश ने महसूस किया कि सांस अंदर लेना और बाहर निकालना पर्याप्त माना ला रहा था ताकि गति बनी रहे, कण उसके अंदर से गुजर रहे थे। क्विन जागरण विधि बस आसपास से जितना संभव हो उतना माना लेने और इसे वामावर्त दिशा में घुमाने पर ध्यान केंद्रित करती थी। यह माना हृदय को गर्म करता और अधिक विस्तारित करता, उत्पादन की दर बढ़ाता। तो अंश ने जितना संभव हो उतना माना खींचा। प्रचुर मात्रा में माना वाली दुनिया में होने का एक फायदा यह था कि उसके पास खींचने के लिए बहुत कुछ था। उसने अपने आसपास से लेना जारी रखा और जल्द ही माना हृदय गर्म होना शुरू हो गया। वह महसूस कर सकता था कि जो ऊर्जा उसने अवशोषित की थी, वह उसके अंदर चक्र के बाद चक्र में घूम रही थी। धीरे धीरे उत्पादन की दर बढ़ी, 2 गुना से 4 गुना से 7 गुना से 9 गुना तक। ये धीमी और क्रमिक थी, लेकिन अंश ने ये सब महसूस किया और अपने दांत पीस लिए, क्योंकि एक अथाह दबाव उसके कंधों पर हावी हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल फटने वाला है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अधिक से अधिक माना लेते हुए वह उस उत्पादन के स्तर तक पहुंच गया जो वह चाहता था और उससे भी आगे निकल गया। अगली बात जो वह जानता था वह ये थी कि गर्मी कुछ बेहतर में बदल गई। पहले घेरे के जागृत होते ही अंश के हाथ स्पष्ट रूप से शिथिल हो गए। आखिरकार वह चिल्लाया, गहरी सांसें लेते हुए और अपनी छाती को जकड़ते हुए। उसने न केवल अपने माना उत्पादन में भारी सुधार करने में कामयाबी हासिल की थी, बल्कि वह इसे 15 गुना के बजाय 17 गुना तक पहुंचाने में कामयाब रहा था। यह शायद उसके कोर के स्तर के कारण था, लेकिन यह उसके साथ होने वाली सबसे सुखद चीज थी। पसीना उसके माथे पर टपक रहा था जब वह मुस्कुराया। अंत में उसके माना हृदय के चारों ओर माना का एक स्थायी घेरा था जो पहले से कहीं अधिक माना उत्पन्न कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके अंदर बहती शक्ति की भावना ने उसे गूज़बम्स दिए जब वह बैठ गया।
मुझे इतने अच्छा महसूस किए हुए हमेशा की तरह लग रहा है। उसने एक गहरी सांस अंदर ली। पिछले मिनटों में जो कुछ हुआ वह सब अंदर ले लिया। एस्ट्रम ऑक्टेविया, अंश ने खुद को सुनने के लिए जोर से कहा और अपना हाथ उठाया। हथेली चिमनी की ओर थी। पिछली बार मंत्र ने काम नहीं किया था, लेकिन इस बार उसके पास एक जागृत माना हृदय था। उसने महसूस किया कि माना उसके हाथ में दौड़ गई। उसने जो सरल मंत्र संरचना कंजेर की थी, उसे शक्ति दी और चिमनी के केंद्र को आग लगाने के लिए मंत्र को सक्रिय कर दिया। इसमें 1 सेकंड से अधिक का समय लगा। आहा! उसने जलते हुए लकड़ी के लट्ठों को देखा। अंश की आंखें खुशी से झलक उठी जब उसे एहसास हुआ कि वह अब गैर जादूगर नहीं रहा। वह धीरे धीरे फिर से एक मागुस बनने के लिए अपने घेरे विकसित कर सकता था। लेकिन उससे पहले उसके पास करने के लिए चीजें थीं। जहां वह बैठा था, वहां से उठकर उसने अपनी हाथों को अपनी अंगरखा में रगड़ा। कमरे की गर्मी पहले ही उसकी त्वचा के नीचे आ गई थी, जिससे उसे आरामदायक महसूस हो रहा था। चिमनी बहुत जीवंत लग रही थी और अंश की आंतरिक भावनाएं भी वैसी ही थीं। उसने जो सरल मंत्र डाला था, उस पर एक अच्छी नज़र डालने के बाद वह संतुष्ट था। उसे प्रिया को ये बताने की ज़रूरत थी कि उसे अब दरवाजे की रखवाली करने की ज़रूरत नहीं है। एक आत्मविश्वासी चाल के साथ अंश कमरे से बाहर निकल गया। चर्र, अंश अपने दरवाजे के बाहर कदम रखा। प्रिया, जैसे ही वह उसे यह बताने वाला था कि वह जा सकती है, उसने उसे देखा। फर्श पर वह बेहोश पड़ी थी। शुरुआत में उसने सोचा कि क्या फिर से कोई हमला हुआ था, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि क्या हुआ था। उसने आह भरी। प्रिया दरवाजे के बहुत करीब रुकी होगी कि उसने गलती से अपने कोर को जागृत करने के लिए उसकी माना को भी खींच लिया था। पुस्तकालय की खिड़की करीने से व्यवस्थित अलमारियों पर एक मंद सूर्य का प्रकाश डालती थी। पुस्तकालय विस्तृत नहीं था, लेकिन इसमें कुछ विभिन्न विषय थे जिनमें अंश को रुचि थी, इतिहास और भूगोल। दोनों उसे शहर की बेहतर समझ हासिल करने में मदद कर सकते थे। अंश पंक्तियों के बीच खड़ा था, उसकी उंगलियां विभिन्न पुस्तकों के शीर्षकों को छू रही थीं। उसके विचारों की गहराई में होने के कारण उसकी भौहें थोड़ी सी तंग गईं। उसका मन लगातार इस बारे में सवाल पूछ रहा था कि वह उस विशाल कर्ज से कैसे निपटेगा जो फिलहाल उनके सिर पर लटका हुआ था। यह एक दर्दनाक होने वाला था। इस विचार ने ही उसे भागने और बस अधिक शक्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ये सही महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा, एक रईस और एक स्वामी के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फायदा उसके मन में घूम रहा था। अगर उसने इस एक समस्या को हल कर लिया, तो वह इसका उपयोग अपनी परियोजनाओं के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए कर सकता था। उसके मन में जो कुछ था, उसके लिए धन हमेशा आवश्यक था और यह इसे प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका था। अंश ने प्रिया की सहायता को दूर से देखा। वह गहरे विचार में थी क्योंकि उसने शेल्फ से कुछ किताबें उठाना जारी रखा। उसने पीछे के कवर पृष्ठ और सामने वाले को देखने के लिए मुड़ गई और फिर उसे उस अन्य ढेर में स्थानांतरित कर दिया जो उसने बनाया था। उसने उसे कुछ इतिहास की किताबें खोजने का आदेश दिया था। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या प्रिया साक्षर थी भी या नहीं। अपना सिर हिलाते हुए उसने उसकी ओर देखा। प्रिया, अंश ने उसका नाम पुकारा। वह अपने हाथ में अभी भी एक और किताब लिए हुए तेजी से मुड़ गई। इन दिनों शहर में लोग कैसे रह रहे हैं? उसने किताब अंश को सौंप दी और उसके सवाल के बारे में सोचने के लिए समय लिया। वह रुकी लेकिन जवाब दिया, ठंड सभी को काटती है, मेरे स्वामी। मेरे पड़ोस में एक आदमी कठोर सर्दियों के कारण मर गया। उसके अलावा, साल के इस समय के दौरान भोजन की कमी होती है। जो कुछ मैंने यहाँ वहाँ सुना है, बहुत से लोग प्रवास की योजना बना रहे हैं। कुछ तो पहले ही चले गए हैं। अंश ने एक पल के लिए उसके कहे पर विचार किया। सर्दी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। ये सदियों से रही थी। यहाँ तक कि उसके समय में भी सर्दी विशेष रूप से सुखद नहीं रही थी, खासकर स्नो फीन्स और आइस वाइवरन्स के अपनी नींद से बाहर आने के साथ। तो हीट स्टोन्स, गर्मी के पत्थर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्या वे थोड़े महंगे हैं? मेरा मानना है कि एक सामूहिक प्रयास बड़े स्टोन्स खरीद सकता है जिनका उपयोग एक पूरी गली कर सकती है। लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उसने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया का हैरान चेहरा देखा, वह तुरंत रुक गया। उसका माथा और गहरा हो गया जैसे ही अंश ने बात करना बंद कर दिया और उसने कहा, मैं हीट स्टोन से परिचित नहीं हूँ। मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या वे ठंड को कम करते हैं? उसके अजीब दिखने से अंश ने अपनी आंखें झपकाईं।
गर्मी उत्सर्जित करने वाले स्टोन्स के बारे में कभी नहीं सुना। लोग इसका उपयोग गर्म रहने के लिए करते हैं, खासकर सर्दियों के दौरान। प्रिया की आंखें वापस अंश पर पड़ गईं। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति वहीं रही जहां वह थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब था या इसका उपयोग कैसे किया गया था। अंश को इसका यकीन था। मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है। लोग चिमनियों के अलावा बस मौसम को सहते हैं। अंश ने वापस सवाल किया। वह भी भ्रमित था कि वह क्या कह रही थी। प्रिया ने नाखुश मुस्कान देते हुए सिर हिलाया। तभी उसे एहसास हुआ कि हीट स्टोन्स का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। अगर वे हुए भी थे तो वे इतने व्यापक नहीं थे। जैसे ही प्रिया ने उसे एक किताब सौंपी जो ढेर के नीचे थी, अंश का ध्यान उन चित्रों पर गया जिन्हें वह सस्ते तैलीय कागजात से देख सकता था। उसने पहले पन्ने से धूल झाड़ी और किताब खोली। पीले पन्ने लाइनों और बिंदुओं से भरे हुए थे जहां वह रहता था। नक्शा स्थानों के निशान के साथ खींचा गया था। वह वर्तमान में उत्तरी महाद्वीप में स्थित था जो सबसे समृद्ध महाद्वीप था। ये किसी भी युग में नहीं बदला था। हालांकि लोगों ने बाकी दुनिया, खासकर दक्षिणी महाद्वीप के स्थानों का पता लगाने की कोशिश की थी। अपनी आंखों के कोने से उसने प्रिया की जिज्ञासु निगाहों को अपने और नक्शों के बीच टिकी हुई देखा। वह अपना ध्यान वापस नक्शे पर लाया। हाथ में लिए हुए चर्मपत्र के नक्शे पर उसने बारीकियां देखीं, ध्यान से खींची गईं, जो एल्डोरेनिया की टेपेस्ट्री दिखा रही थीं, दुनिया जैसा कि वे जानते थे। अंश की उंगली उत्तरी महाद्वीप की रेखाओं को छूने के लिए उठी। भूमि को जागीरों और राज्यों में विभाजित किया गया था। ये देखने लायक था। डॉट्स के पैटर्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल गए, बीच में क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली लैंसफिल साम्राज्य की ओर बढ़ाई। ये कुछ अन्य राज्यों से घिरा हुआ था जिनके पास अपने अपने क्षेत्रों का हिस्सा था, कुछ बड़े और तुलनात्मक रूप से कुछ छोटे थे। कुछ जगहें पूरी तरह से पानी के नीचे होनी चाहिए, लेकिन अभी वे शासकों के क्षेत्र हैं। अंश ने कुछ बंजर भूमि और अन्य स्थानों को भी नोट किया जो माना भ्रष्टाचार के शिकार हो गए थे, लेकिन इस युग में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। उसने अपना ध्यान वापस लैंसफिल साम्राज्य पर केंद्रित किया। क्षेत्र शाही फरमानों और महान विरासत का एक पैचवर्क रजाई थे। ये नंगे जंगलों और पानी से भरा हुआ था, जो ढेर सारे कालकोठरियों और राक्षसों की एक दिलचस्प विविधता वाला राज्य था। नेक्सस डेल्टा के कोने से नक्शे की शुरुआत, जहां नदियां मिलती हैं, उस नहर प्रणाली को दर्शाती है जिसका अंश ने पालन किया। एज और सैंक्टम, जो वील्ड कैस्केड से पैदा हुआ था, एल्डर झील का एक दूर का चचेरा भाई था जो पैतृक धारा को खिलाता था। उसने फुसफुसाती नदी के विवरण को देखा। ये सिल्वन एन्क्लेव के माध्यम से सांप की तरह रेंग रही थी, नेक्सस डेल्टा का समर्थन कर रही थी और एज्योर सैंक्टम के माध्यम से घूम रही थी। सड़क एक जीवन रेखा की तरह दिखती थी जो नहर को दर्शाती थी। ये यात्रियों को परिदृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करती थी। कुछ पहाड़ियां और जंगल थे जिनसे कोई भी मिल सकता था यदि वे सड़क का अनुसरण करते थे। गांव, जैसे कि नक्शे पर, मुख्य नदी के किनारे बिखरे हुए थे, चंदवा और लकड़ी के भूमि आवास का सामना कर रहे थे, जहां अंश रहता था। जैसे ही उसने सिल्वन एन्क्लेव की सीमाओं का विश्लेषण करना जारी रखा, जिस क्षेत्र में वह था, वह ड्यूब के साथ एक समानांतर खींचे बिना नहीं रह सका, जो पश्चिमी किनारे की ओर इशारा करता था जहां भूमि पूर्वी जंगल से मिलती थी। प्रिया, वेरल्ट का क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है? अंश ने सवाल किया, उसे नक्शा दिखाते हुए, ताकि वह इसे इंगित कर सके। प्रिया ने नक्शे पर एक अच्छी नज़र डाली। उसकी उंगली शहर के ऊपर टिकी रही क्योंकि वह अपने आप में फुसफुसाती रही। उसके सिर में, वह बिंदीदार नक्शे के साथ क्षेत्रों की गणना करती हुई लग रही थी। धीरे धीरे, उसकी उंगलियां दूर के पेड़ों की रेखा तक गईं, उस क्षेत्र का पता लगाया जहां क्षेत्र की सीमाएं समाप्त होती थीं। अंश ने सिर हिलाया और नीचे देखा। ठीक उसके क्षेत्र के बगल में, ड्यूक का स्थित था। अगर उसे वहां यात्रा करनी होती, तो शायद 1 सप्ताह से अधिक समय लगेगा। ड्यूक का शहर पर काफी समय से अधिकार रहा होगा। अर्नव के क्षेत्र का नया बैरन होने के नाते, वह जानता था कि ड्यूक से जुड़े होने के बावजूद, वह पूरी तरह से उसके अधीन नहीं था। फिर भी, ड्यूक का वेरल्ट पर काफी प्रभाव था। अंश ने अपनी आंखें नक्शे पर और टिकाईं। उसने देखा कि भूमि वैसे पर जंगल के दक्षिण में दूर के पहाड़ों से कैसे जुड़ी हुई थी, जो एक धारा की ओर ले जाती थी जो पूर्व में एक नमक झील की ओर बह रही थी। ये ठीक वहीं था जहां नक्शा समाप्त हुआ। यह क्षेत्र जंगल, झीलों और चारों ओर बिखरे हुए बहुत सारे ग्रामीणों के साथ काफी दर्शनीय था। कुछ सोचते हुए, उसने दासी की ओर देखा।
प्रिया, उसने उसे पुकारा, जो अब कुछ किताबें वापस अलमारियों पर रख रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन हीटिंग स्टोन्स जैसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना जिसके बारे में मैं पहले पूछ रहा था? उसने सवाल किया। प्रिया रुकी। वे ठंडे मौसम के दौरान गर्मी प्रदान करते हैं। हाँ, वे विभिन्न आकृतियों और आकारों में आते हैं, लेकिन उनका उपयोग गर्मी प्रदान करने के लिए किया जाता है। उनमें से एक को कमरे में रखो और वह गर्म हो जाएगा। वह भौहें चढ़ाकर देखती रही जैसे वह गहरे विचार में थी। मैंने एक बार लवोनिया साम्राज्य में कुछ ऐसा ही सुना था। अंश ने नक्शे पर नीचे देखा, जगह की ओर इशारा करते हुए। ये दूर पश्चिम में था, जिसमें दोनों राज्यों के बीच काफी दूरी थी। उनके पास कठोर बर्फ के दौरान उन्हें गर्म रखने के लिए चीजें थीं। ये कुछ ऐसा ही हो सकता है, हीटस्टोन जैसा कि आपके स्वामी ने उल्लेख किया है। अंश ने उसकी ओर देखा। तुमने ये किससे सुना था? एक यात्रा करने वाले व्यापारी से। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या उनमें से कोई भी चीज आपके द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाती है। एकमात्र सामान्य चीज ये थी कि वे ठंडी रातों के दौरान लोगों को गर्म रखते थे। मैंने सुना है कि लवोनिया साम्राज्य हमेशा जमे रहने के लिए शापित है, इसलिए वे खुद को गर्म करने के लिए सभी प्रकार की चीजें लागू करते हैं। हालांकि वे पत्थर नहीं थे, जहां तक मुझे याद है, उसने एक क्षमाप्रार्थी अभिव्यक्ति के साथ कहा। अंश ने सिर हिलाया और अपने विचारों में डूब गया। प्रिया के शब्दों से ऐसा नहीं लगा कि उनका आविष्कार अभी तक हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि वे कहां से आए और किसने उनका आविष्कार किया। हो सकता है यह एक जादूगर रहा हो जिसे ठंड से परेशान होने से काफी हो गया था, इसलिए उसने पत्थरों को मंत्रमुग्ध करने का फैसला किया था। या ये कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता है। किसी भी तरह से यह अंश के लिए एक अवसर जैसा लगा। अगर उन्हें अभी तक विकसित नहीं किया गया था, तो क्या वह पहला नहीं हो सकता जो ऐसा करे? वह अपने नागरिकों को ठंड से राहत देने में सक्षम हो सकता है और शायद साथ में कुछ अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। आखिरकार, उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे और हीटस्टोन्स जैसा उत्पाद हर किसी को आकर्षित करेगा। कुछ रईस इसके लिए भारी रकम भी चुका सकते हैं। समस्या ये थी कि क्या वह उन्हें विकसित कर सकता था? हीटस्टोन्स आम थे, लेकिन वे प्राकृतिक नहीं थे। वे पत्थरों पर बहुत सारे विशिष्ट मंत्रों का परिणाम थे जो उन्हें गर्म करते थे और पर्यावरण को गर्म करते थे। पहले घेरे में, अंश को संदेह था कि वह बहुत सारे मंत्र कर सकता है, खासकर जब उसका उनके बारे में ज्ञान काफी बुनियादी था। हो सकता है कि वह एक विकसित करने में सक्षम हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता महान नहीं होगी। वह अपने वर्तमान माना पूल के साथ उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी नहीं कर पाएगा। मुझे पहले कुछ शोध करने की जरूरत है। अगर यह सफल होता है, तो मैं कम से कम कर्ज चुका सकता हूं। हीटस्टोन्स विकसित करने का फैसला करते हुए अंश ने एक गहरी सांस ली। यह इस दुनिया में उसकी पहली परियोजना होने वाली थी। अंश ने अपने हाथ में तीसरा कागज गेंद बना दिया और उसे कमरे के कोने में फेंक दिया। मेज पर नीचे देखते हुए उसने हीटस्टोन्स और वे कैसे काम करते थे, इसके कुछ चित्र बनाए थे। उनमें उपयोग किए गए मंत्रों का प्रकार बहुत जटिल था, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुहरें शामिल थीं। यह उसके लिए भी एक बड़ी समस्या थी। सबसे पहले, केवल एक बुनियादी मंत्र में काफी मात्रा में माना लगेगी। इसके अलावा, अंश को इसे अन्य मंत्रों के साथ इस तरह से ओवरलैप करने की जरूरत थी कि मुहरें एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करें। वह अपने आप में एक थकाऊ काम था। मुहरें चीजों को मंत्रमुग्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक थे और अंश ने उनका ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अगर वे एक दूसरे को ओवरलैप करते थे तो उनका अर्थ आसानी से बदल सकता था और प्रभाव खत्म हो सकता था, या इससे भी बदतर, ये पूरी तरह से अलग प्रभाव देगा। उसने संक्षेप में किसी को याद किया जिसने एक तीसरे दर्जे के एन्चेंटर से एक मंत्रमुग्ध लौ तलवार प्राप्त की थी जो अंततः उसके हाथों में फट गई थी, जिसके कुछ हिस्सों ने उसकी गर्दन काट दी थी। अंश भ्रमित महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उन मुहरों को बनाना जारी रखा जिन्हें वह जानता था, उनकी कक्षाओं से सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। दुख की बात है कि यह एक जादूगर कला नहीं थी जिसकी ओर वह आकर्षित हुआ था। वह उन विशिष्ट मुहरों को नहीं जानता था जिनका उपयोग हीटस्टोन्स बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन वह उन समान मुहरों से काम चला सकता था जिन्हें वह जानता था। हालांकि, माना तंग होने वाली थी। माना अवशोषण मंत्र मुझमें से सबसे अधिक लेगा। मैं इग्निशन मंत्र को कैसे उकेरने जा रहा हूं? अंश ने भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया। उसके विकल्प गंभीर रूप से सीमित थे। वह एक एकल जटिल मंत्र बना सकता था और उम्मीद कर सकता था कि यह काम करेगा।
हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि उससे कहाँ शुरुआत करनी है। उसने एक छोटे पत्थर का एक आंकड़ा बनाया जिसके चारों ओर मंत्र थे, लेकिन उसके माना उत्पादन के साथ भी कुल माना पूल उसके लिए इन हीट स्टोन्स में से 2 से अधिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर उसने खुद को धकेला तो शायद 3। ये तब था जब उसने कोई गलती नहीं की और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ। बस अपने जीवन के अनुभव से अंश जानता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे अपने माना पूल को घातांक रूप से बढ़ाने या समान प्रभाव बनाते हुए हीट स्टोन पर मंत्रों को कम करने का एक तरीका चाहिए था। इस समय इन दोनों चीजों को करना असंभव लगा और अंश ने अपना सिर खुजलाया इससे पहले कि उसने आह भरी। उसे इसके बारे में सोचने के लिए अधिक समय चाहिए था। उसने अपने सभी चित्रों को पकड़ा और उन्हें एक क्रम में ढेर कर दिया। उन्हें मेज पर एक तरफ रखते हुए वह खड़ा हो गया। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसे माना वीवा को देखने में काफी समय हो गया था। हीट स्टोन के बारे में सोचने के बजाय वह उससे निपटना पसंद करेगा। जैसे ही अंश सीढ़ियां नीचे उतरा, उसका सामना उन्हीं चित्रों और हथियारों के संग्रह से हुआ। आसपास मौजूद दासियों और कुछ श्रमिकों ने उसे देखते ही झुक गए। वह रुका नहीं और चलता रहा, पूरी जागीर का एक विचार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। जब वह कमरे से बाहर निकला तो प्रिया आसपास नहीं थी, अन्यथा यह आसान होता। अब वह कोठरियों का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। वह यहाँ वहाँ भटकता रहा इससे पहले कि उसकी आंखें किसी परिचित पर पड़ीं। पहले दिन उसके कमरे में आया अंगरक्षक गलियारे में अपने भाले के साथ खड़ा था। वह आराम करता हुआ लग रहा था, खिड़की के बाहर देखते हुए शांत दिख रहा था। बिल्कुल सही। अंश मुस्कुराया और उसकी ओर लंबे डेगों से बढ़ा। अंगरक्षक ने पैरों की आहट सुनी और अपनी दाईं ओर देखा तो पाया कि अंश उसकी ओर चल रहा था। वह तुरंत सीधा हो गया और कहा, अर्णव स्वामी, मैं कोठरियों में माना वीवा को देखने के लिए चलता हूँ। मुझे वहां ले चलो। ठीक है। वे गलियारे से गुजरे और कुछ मोड़ लिए। अंश ने चलते समय पूरी जागीर के विन्यास को याद रखने की पूरी कोशिश की। उसने चलते समय अधिक अंगरक्षकों को भी देखा। उनमें से बहुत से लोग जागीर के इस हिस्से में उसे देखकर हैरान लग रहे थे। वे केवल तभी रुके जब वे एक धातु के दरवाजे पर पहुंचे। सलाखें जंग लगी हुई थीं, और यह नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजों के साथ बाकी जागीर के विपरीत था। जैसे ही अंगरक्षक ने दरवाजा खोला, टॉर्च की मंद रोशनी सीढ़ियों को झुलसा दिया। ऐसा लगा जैसे कोठरियां वास्तव में एक महल की कालकोठरी की तरह थीं। क्या वीवा जागा? अंश ने पूछा जैसे ही उन्होंने कदम नीचे लिए। ये जागा, लेकिन यह वापस सोने जाने तक अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया। ये चारों ओर घूम रहा था और हमें डर लगा, अंगरक्षक ने कहा जैसे ही वह उसके आगे चला। अंश ने सिर हिलाया। यह अपेक्षित था क्योंकि उसने एक सरल तकनीक का उपयोग किया था। आखिरी बार इसने कब शोर मचाया था? बस कुछ घंटे पहले। लेकिन अब यह बंधा हुआ है, मुश्किल से हिल रहा है। हमने सोचा कि यह कितना क्रूर व्यवहार कर रहा था, इसके लिए ये सेल को तोड़ सकता है। अंगरक्षक ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सीढ़ियां समाप्त हो गईं और वे जमीन पर पहुंचे। अंश ने वहां कोई अन्य अंगरक्षक खड़ा नहीं देखा, शायद माना वीवा से भ्रष्टाचार के डर के कारण। इस तरफ अंगरक्षक बाईं ओर मुड़ा जैसे ही वे दोनों अंदर चले गए। कोठरियां बाकी महल से बहुत अलग थीं। दीवारों पर असमान पत्थर, जमीन को ढंकने वाली धूल और हर जगह से आने वाली सड़ी हुई गंध ने उसे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहा। उसने चारों ओर खाली सेल देखे और ऐसा नहीं लगा कि वे यहाँ कैदियों को रखते थे। शायद उनके लिए कुछ अन्य सुविधा थी। अंश की इंद्रियां तेज हो गईं जैसे ही अंगरक्षक एक सेल के सामने रुका। सलाखों के पार उसने वीवा को देखा। वह सामने की ओर कुछ कदम चला और देखा कि उसे कैसे रखा जा रहा था। उसके दोनों अंग बंधे हुए थे और उसके गले से जुड़ी एक गोलाकार धातु की जंजीर थी। माना वीवा देखने में सोया हुआ लग रहा था। मुझे अंदर जाने दो, इसे खोलो, अंश ने आदेशात्मक ढंग से कहा। अंगरक्षक भौहें चढ़ाकर देखने लगा। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे पूछ रही हों कि क्या वह पागल था। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? करो, अंश ने उसे काट दिया। अंगरक्षक तुरंत सेल खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही यह हो गया, वह दरवाजे से पीछे हट गया। अंश अंदर चला गया। उसे अंदर जाते देखकर अंगरक्षक उसके पीछे चला गया। हालांकि उसने उसके कदमों में हिचकिचाहट देखी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वीवा सोया हुआ था, अंश ने जंजीरों पर झटका दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सुरक्षित रहने के लिए उसने अपने हाथों पर एक नींद मंत्र संरचना बनाई और उसे डाला। अगर कोई संदेह था तो वह उसके दिल से समाप्त हो गया और वह आराम कर गया। अंश आगे झुका और देखा कि भ्रष्टाचार वीवा के शरीर में कैसे फैल रहा था। उसके शरीर में भ्रष्टाचार पहले से बढ़ गया था, और अगर अंश करीब से देखता तो वह उसकी गर्दन और बाहों पर काली रेखाएं देख सकता था। उसका चेहरा भी अधिक उत्परिवर्तित हो गया था, पहले से अधिक भयानक दिख रहा था, लगभग एक अमृत की तरह। खुशकिस्मती से यह उस स्तर पर नहीं था जहां अंश कुछ नहीं कर सकता था। आदमी में अभी भी मानवता का एक आभास था और उसका बहुत सारा मांस मानव था। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वह उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने में सक्षम होगा। उसने उसका हाथ छुआ और एक शुद्धिकरण मंत्र डाला। जिस क्षेत्र को वह पकड़े हुए था वह चमक उठा क्योंकि उसकी माना वीवा के शरीर में प्रवेश कर गई। जल्द ही अंश उसकी गर्दन में धीरे धीरे घटती हुई रेखाएं देख सकता था। उनमें से कुछ गायब हो गए और उसकी कुछ उंगलियां भी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आईं। उसकी बाहों पर काली रेखाएं पूरी तरह से चली गईं। ये प्रतिरोध के बिना नहीं था। आदमी के शरीर के अंदर का भ्रष्टाचार उससे लड़ने की कोशिश करता था जैसे ही उसने अपना मंत्र इस्तेमाल किया। इसने शुद्ध माना को उसे खाने नहीं दिया, लेकिन अंश ने अधिक धक्का दिया, अपनी हर थोड़ी सी माना का उपयोग किया इससे पहले कि वह उसकी एक अच्छी मात्रा को नष्ट करने में कामयाब रहा। सांसें लेते हुए अंश ने आह भरी। यह एक धीमी प्रक्रिया थी और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उसे रोजाना 1 घंटे से अधिक समय तक इसे शुद्ध करना होगा। यह क्या हो रहा है? अंगरक्षक की तीखी आवाज बल्कि जोर से आई, जिससे अंश का ध्यान भंग हो गया। वह अंगरक्षक को देखने के लिए वापस देखा जिसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसने अपना मुंह खोला। अंश ने यह भी देखा कि भाला लगभग उसके हाथ से बाहर था जैसे ही अंगरक्षक ने वीवा के हाथ से आती रोशनी को घूरना शुरू कर दिया। मैं इस पर एक मंत्र डाल रहा हूं, अंश ने जल्दी से जवाब दिया। क्या इसका मतलब है कि आप एक जादूगर हैं, अर्णव स्वामी? अंगरक्षक ने वापस सवाल किया। अंश ने बस जवाब दिया, हाँ मैं हूं। अंश ने अंगरक्षक को नजरअंदाज कर दिया और माना वीवा के भीतर से भ्रष्टाचार को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने वीवा के शरीर में माना की लहरें भेजीं। आदमी के शरीर के कुछ हिस्से भ्रष्टाचार के शिकार हो गए थे और इसने कब्जा कर लिया था, इसलिए इसने अंश की माना का भीषण प्रतिरोध किया, जिससे उसे इसे नष्ट नहीं करने दिया गया और यहां तक कि इसके खिलाफ लड़ाई भी की। फिर भी यह उसकी माना को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अपने युग में आने के बाद अंश की माना यहां हवा में माना की गुणवत्ता के कारण केवल अधिक शुद्ध हो गई थी। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, पसीने की बूंदें उसके माथे पर इकट्ठी हो गईं। अंगरक्षक को ये कुछ भी नहीं लगा होगा, लेकिन अंश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक युद्ध के मैदान के बीच में था, अपनी माना के साथ भ्रष्टाचार से लड़ रहा था। माना वीवा शुद्धिकरण के दौरान कुछ बार हिल गया, लेकिन ये ज्यादातर स्थिर रहा। उसका नींद मंत्र अपना काम कर रहा था। अगर यह जाग जाता तो यह निश्चित रूप से उस पर हमला करता। पूरी चीज सुचारू रूप से चली क्योंकि अंश ने गहरी सांसें लीं, अपनी सांस को मजबूत किया और काम करना जारी रखा। 1 घंटे के बाद अंश ने उसकी गर्दन पर काली रेखाओं को पतला होते देखा। उनमें से कुछ गायब हो गए और यहां तक कि उसकी कुछ उंगलियां भी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आईं। उसकी बाहों पर काली रेखाएं पूरी तरह से चली गईं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन यह उसके शुद्धिकरण के लिए एक सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। वीवा की त्वचा का रंग पूरी तरह से पीला हो गया था और यह लगभग एक रक्त पीने वाले जैसा दिखता था। अगर अंश सही था तो रंग को सामान्य होने में 1 सप्ताह लगेगा। आंखें लाल हो गई थीं, साथ ही चेहरा सड़ी हुई मांस में बदल गया था। उन्हें उससे अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होगी और उसके पास इस समय इसके लिए पर्याप्त माना नहीं थी। उसने वीवा की गर्दन को छुआ और आह भरने से पहले अपनी नसों के अंदर माना का एक अंतिम झोंका भेजा। उस पर अंतिम नजर डालते हुए वह खड़ा हो गया और अपने हाथों से धूल झाड़ी। अंश ने अंगरक्षक को देखा जो अभी भी उसने जो कुछ देखा था उससे थोड़ा हैरान लग रहा था। मैं इसे ठीक करने के लिए हर दिन नियमित रूप से यहाँ आऊंगा। अभी के लिए बस इसे खिलाते रहो और कुछ मत करो। मैं इसे बचाने में सक्षम हो सकता हूँ, अंश ने कहा और रुका, खुद के लिए सोचने के लिए एक पल लिया। उसने माना वीवा पर एक झलक डाली और वापस अंगरक्षक की ओर देखा। मैं इसे पसंद करूंगा अगर आप मेरे जादूगर होने के बारे में अपने मुंह का उपयोग करके अफवाह नहीं फैलाते। अंश ने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम समझे मेरा क्या मतलब था, अभिव्यक्ति दी। अंगरक्षक ने तुरंत सिर हिलाया।
उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों को पता था कि वह एक जादूगर था या नहीं, लेकिन एक बार जब ये प्रकट हो गया तो सवाल होंगे। उसने खुद को अफवाहों से पता लगाने के बजाय दूसरों को खुद ही प्रकट करना पसंद किया। इसके अलावा वह अस्त्र से थोड़ा सतर्क था। अंश ने उसे अभी तक नहीं देखा था, लेकिन ये जानकर कि वह अनुष्ठान और अर्णव की मौत से जुड़ा हो सकता है, वह उसके प्रति सतर्क हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा एक जादूगर होने से उसे किरण और फ्रांसिस से समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उन दोनों का यहाँ काफी अधिकार था, लेकिन अंश को संदेह था कि वे उस पर भरोसा करते थे। यह अधिक ऐसा था जैसे उन्होंने उसे सहन किया और उसके परिवार के कारण उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर वह यहाँ शासन करना चाहता था तो उसे अनुचर चाहिए थे और एक जादूगर होने से निश्चित रूप से इसमें मदद मिलेगी। अर्णव स्वामी, आपने कहा था कि आप मानव को ठीक करने के लिए यहाँ आएंगे। क्या इसका मतलब है कि इसे बचाया जा सकता है? अंगरक्षक की आवाज उसे वर्तमान में वापस लाए और उसने उसकी ओर देखा। हाँ, मैं इसे बचाने में सक्षम होऊंगा। भ्रष्टाचार इतना नहीं फैला था कि हमें इसे मारना पड़े। ऐसा कहते हुए अंश जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह ऐसा कर रहा था, उसकी आंखों ने दीवारों के सामने बैठी कुछ अद्वितीय दिखने वाली चीज को देखा। एक अद्वितीय दिखने वाला पत्थर। क्या वह सोयफन स्टोन है? अंश ने सवाल किया जैसे ही उसने उस पर अपनी निगाहें टिका दी। उसे संक्षेप में किरण का पहले इसका उल्लेख करना याद आया। सोयफन स्टोन एक हरा, क्रिस्टलीकृत पत्थर था जिसमें आसपास से माना खींचने की क्षमता थी। अंश ने पहले उनके पर्याप्त हिस्से देखे थे। इसे माना वीव से दूर रखा गया था और उसने माना कि यह हवा से माना को अवशोषित करने के लिए था, इसलिए वीव अपनी ऊर्जा वापस इकट्ठा नहीं कर सका। ये किसी को थका हुआ रखने के लिए एक महान उपकरण था। हाँ, ये है, मेरे स्वामी। हम इसका उपयोग वीव से जितना संभव हो उतना माना अवशोषित करने के लिए कर रहे हैं। हमने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी, अन्यथा हमने पहले ही सोयफन स्टोन से बने कफ का निर्माण कर लिया होता। उसने पत्थर और अंश के बीच झलक देखते हुए कहा। अंश ने पत्थर को देखते रहना जारी रखा इससे पहले कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। इसे अपने हाथ में उठाते हुए सोयफन स्टोन ने उसकी माना को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन वह सक्षम नहीं था। अंश का अपनी माना पर नियंत्रण पर्याप्त मजबूत था, वीव के विपरीत जिसने हाल ही में रूपांतरित किया था। जैसे ही उसने क्रिस्टलीकृत पत्थर को देखता रहा, अंश का मन घूमने लगा। लगभग जैसे ही पत्तियां आग पकड़ लेती हैं, उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मैं इन पत्थरों का उपयोग एक हीट स्टोन बनाने के लिए नहीं कर सकता? उनके प्राकृतिक माना अवशोषण के साथ मुझे उन पर केवल एक इग्निशन सील अंकित करनी होगी। हालांकि ये कहने से आसान है, अंश ने अपने मन में सोचा और कुछ परीक्षण करने का फैसला करने से पहले पेशेवरों और विपक्षों का वजन किया। अंगरक्षक की ओर वापस देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये फेरॉय है, मेरे स्वामी। फेरॉय, जल्द से जल्द इनमें से कुछ सोयफन स्टोन्स मेरे कमरे में ले आओ। अपने कमरे के अंदर अंश ने अपने सामने चमकते हुए सोयफन स्टोन्स को देखा। वह उन पर मुस्कुराया क्योंकि वे इस समय उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण समस्या का उत्तर हो सकते थे। चूंकि वे आम थे और पहाड़ों में आसानी से पाए जाते थे, अंश उन्हें अपने प्रयोग शुरू करने के लिए आसानी से प्राप्त करने में सक्षम था। जो कुछ वह जानता था उससे पत्थर अपनी माना को अवशोषित करने की क्षमता के अलावा बेकार थे। ये भी कारण था कि आम लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। यात्रियों की पहाड़ों में उन्हें छूने और पत्थरों के उनकी सारी माना चूसने के बाद शक्तिहीन महसूस करने की कुछ कहानियां थीं। उसके विपरीत आम लोगों में पत्थरों के खिंचाव का विरोध करने की शायद ही कोई क्षमता हो। जो कुछ उसे याद आया, वे ज्यादातर जेलों में उपयोग किए जाते थे, खासकर जादूगरों के खिलाफ क्योंकि सामान्य कफ उन पर काम नहीं करेंगे। उसने काफी लोगों के बारे में पढ़ा था जिन्होंने पत्थरों पर प्रयोग किया था, उन्हें शक्ति देने या अन्य कारणों से उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि किसी ने उन्हें हीट स्टोन बनाने की कोशिश नहीं की थी। उसने केवल उन्हें पहले माना बैटरी के रूप में उपयोग किए जाने के बारे में सुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर किसी ने उनके गुणों को बदलने के लिए बाहरी माना का उपयोग करने की कोशिश की तो वे फटने लगते थे। उनके कारण उन्हें मंत्रमुग्ध करना भी आसान नहीं था। केवल सर्वश्रेष्ठ जादूगर ही ऐसा कर पाएंगे। अंश को उस कारण से कुछ आरक्षण थे, लेकिन उसके पास कोई अन्य योजना नहीं थी। इसलिए उसने एक पत्थर उठाया और धीरे धीरे उसे मंत्रमुग्ध करना शुरू कर दिया। नाजुक होने का ध्यान रखा, अन्यथा वह रिग्रेस होने के सिर्फ एक सप्ताह बाद मारा जा सकता था।
सबसे पहले, उस माना को सीमित करने के लिए जिसे पत्थर अवशोषित करेंगे, अंश ने एक विशिष्ट मंत्र के बारे में सोचा। वह नहीं चाहता था कि पत्थर के चारों ओर से ऊर्जा निकल जाए। हीट स्टोन को गर्मी प्रदान करनी थी, सारी ऊर्जा चूसनी नहीं थी। धीरे धीरे, उसने पत्थर के ऊपर मुहर अंकित की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उस पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाल रहा था। यह उसके हाथ में हिल गया, लेकिन इसमें संग्रहीत माना ने अजीब काम नहीं किया। धीरे धीरे, अंश ने पत्थर के ऊपर मुहर का पता लगाया और एक बार जब यह हो गया, तो उसने राहत की सांस ली। एक चीज हो गई। अगला, उसने पत्थर के दूसरी तरफ इग्निशन सील का उपयोग करने का फैसला किया। ये सुनिश्चित करेगा कि पत्थर उसके अंदर की सारी माना को गर्म करने के लिए और फिर उसके चारों ओर की हवा को गर्म करने के लिए परिवर्तित कर देगा। एक इग्निशन सील करना कठिन था, इसलिए अंश ने इसमें अधिक समय लिया। पैटर्न जटिल थे और असली मुहर का एक बुनियादी संस्करण होने के बावजूद वह जानता था कि यह काम करेगा। प्रत्येक पंक्ति के बाद, अंश ने नोट रखा कि यह कैसे व्यवहार कर रहा था और जारी रखा। पत्थर ने उसकी जादू को अवशोषित कर लिया, लगभग जैसे स्पंज पानी सोख रहे हों। यह अचानक थोड़ा झिलमिलाया और अंश ने तुरंत इसे नीचे रख दिया और इससे कुछ कदम दूर चला गया, एक रक्षात्मक मंत्र डालने की तैयारी कर रहा था। अगले सेकंड में, एक शोर बाहर आया। चटक! अंश ने देखा जैसे पत्थर फट गया और भौहें चढ़ा दिए। यह विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन उसके प्रयास बर्बाद हो गए थे। उसे फिर से खरोंच से शुरुआत करनी पड़ी। बाकी दिन के लिए, अंश पत्थरों पर काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपना रात का खाना भी अपने कमरे में खाया जैसे ही उसने पत्थरों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया। उनमें से कुछ से गुजरने के बाद, उसे एहसास हुआ कि वह जो शिलालेख कर रहा था, उसके दबाव के कारण पत्थर फट रहे थे। उसने अन्य गलतियां भी की, दोनों बड़ी और छोटी। एक बार, इग्निशन सील को गड़बड़ाने के कारण पत्थर फट भी गया। वह बच गया क्योंकि वह इसकी सीमा से बाहर कूद गया, लेकिन उसने प्रिया और एक अंगरक्षक का ध्यान आकर्षित किया जो पास में था। अपने बचाव में, ये केवल इसलिए था क्योंकि उसने उस गर्मी के स्तर को सीमित करने की कोशिश की थी जो पत्थर बाहर निकालेंगे। वह नहीं चाहता था कि वे किसी के हाथों को जलाएं। उन्हें आम जनता के बीच एक सफलता होने के लिए एक विशिष्ट तापमान पर होना था। इस तरह, उसने पत्थर पर काम करना जारी रखा। हर कोशिश में वह सफलता के करीब पहुंच रहा था और धीरे धीरे, उसने इग्निशन सील और उसे पूरी तरह से कैसे अंकित करना है, इसमें महारत हासिल कर ली। उसने अपनी माना को ठीक करने के लिए ब्रेक लिया और फिर से इस पर वापस चला गया। उसकी पूरी रात इसी तरह बीत गई, लेकिन सुबह होने पर अंश को इसका कोई पछतावा नहीं था। किरण ने अपनी प्लेट पर नीचे देखा। उसने रोटी को टुकड़ों में काटा। अपने कांटे के साथ, उसने मांस पकड़ा और उसे ऊपर रखा। ये नाश्ता था और उसने इसे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना। आज भी वही था और बावर्ची द्वारा बनाया गया भोजन हर दिन की तरह ही था, ठीक वैसे ही जैसे वह पसंद करता था। फिर भी, उसने खुद पर एक टकटकी महसूस की और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने फ्रांसिस की आंखें खुद पर मिलाईं। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है, फ्रांसिस? किरण ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसकी भौहें जिज्ञासा में थोड़ी तन गईं। क्या आपने अर्णव स्वामी को हाल ही में असामान्य व्यवहार करते हुए देखा है? मेरा मतलब है, किरण ने सोच समझकर चबाते हुए सिर हिलाया। हाँ, कुछ अजीब है। मैंने सुना है कि वह उन सोयफन स्टोन्स का भंडारण कर रहा है। पिछले 3 दिनों से अपने कमरे में भगवान जानता है कि क्या कर रहा है। वह केवल माना वीवर से मिलने के लिए बाहर जाता है। हम कर्ज में गर्दन तक डूबे हुए हैं और वह पत्थरों के एक गुच्छा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। फ्रांसिस ने जिस रोटी को वह खा रहा था, उसे नीचे रख दिया, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति अंकित थी। मैंने सोचा था कि वह कर्ज के बारे में कुछ करेगा। शायद ड्यूक के घर मदद के लिए एक पत्र भेजेगा, लेकिन वह सिर्फ पत्थरों के साथ समय बर्बाद कर रहा है। उसकी आवाज निराशा से मोटी थी। किरण ने आह भरी और रोटी का एक टुकड़ा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वह कुछ सोच रहा हो, लेकिन हम प्रयोगों के लिए किसी भी स्थिति में नहीं हैं। जैसे ही उसने पैरों की आहट सुनी, उसने बात करना बंद कर दिया। उन दोनों ने अपने चेहरे घुमाए और किसी परिचित को देखा। अंश अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने दोनों के बीच देखा। सुप्रभात, अर्णव स्वामी, उन दोनों ने एक ही समय में कहा। किरण ने फ्रांसिस पर एक झलक डाली और सोयफन स्टोन्स के बारे में पूछने का फैसला किया। अर्णव स्वामी, हमने सुना कि आप, मेरे पास आप दोनों को दिखाने के लिए कुछ है।
इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अंश ने जवाब दिया। उसकी आंखें उपलब्धि से चमक उठीं, और उसकी ऊपर की ओर मुस्कान ने दिखाया कि वह गर्वित था कि उसने क्या किया था। उस लबादे से जो उसने पहना हुआ था, उसने एक पत्थर बाहर निकाला और उसे उनके सामने मेज पर रख दिया। यह एक हरी झिमिर के साथ चमक रहा था, और वे अंदर ऊर्जा को बदलते हुए देख सकते थे। उन पर सभी तरफ उत्कीर्ण अजीब पैटर्न भी थे। सोयाफन स्टोन पर वे पैटर्न क्या हैं? फ्रांसिस ने अंश को देखते हुए पूछा। आप हमें एक सोयाफन स्टोन क्यों दिखा रहे हैं, अर्णव स्वामी? किरण ने भी पूछा, उसका चेहरा भ्रम में सिकुड़ गया। इस पर अपने हाथ रखो, अंश ने दोनों को देखा और कहा। उसका ध्यान तुरंत किरण पर केंद्रित हो गया, उसे पत्थर को छूने के लिए प्रेरित किया। किरण ने भौहें चढ़ाईं लेकिन आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे धीरे पत्थर के ऊपर अपने हाथ रखे। पत्थर की ठंडी सतह ने उसे झकझोर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह उसकी माना को खींच रहा था। धीरे धीरे पत्थर में झिमिर बढ़ गई जैसे ही किरण ने विरोध करने की कोशिश की। उसने झुककर देखा क्योंकि ऊर्जा उसके शरीर से निकलती रही। आप मुझे सुबह सुबह क्यों निकासी देने की कोशिश कर रहे हैं? किरण ने पूछा और तुरंत अपने हाथ निकाल लिए। अंश ने अपना सिर हिलाया। उन्हें वापस रखो, और मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो। किरण को पहले ही पता था कि अगर उसने उन्हें वापस रखा तो वह क्या महसूस करेगा। अर्णव स्वामी, मेरे पास अभी भी दिन का बाकी हिस्सा बचा है। बस करो, अंश ने आग्रह किया। किरण और फ्रांसिस ने आंखें मिलाईं और दोनों ने एक ही समय में आश्चर्य किया। उसने स्वामी को पहले इतना जबरदस्त होते नहीं देखा था। ज्यादातर वह बस आदेश देता था और दूर रहता था। ठीक है, किरण ने मान लिया। इस बार जब उसने अपने हाथ पत्थरों के ऊपर रखे तो वह पत्थर से निकलती एक अजीब गर्मी महसूस कर सकता था। ठंडी सतह पूरी तरह से बदल गई और यह अच्छा महसूस हुआ। वह क्या है और कैसे? किरण ने सवाल किया और अंश को देखा जो मुस्कुराया। तारांकन, यह एक हीट स्टोन है, और इस तरह हम अपना कर्ज चुकाने जा रहे हैं। हम इन्हें बेचने जा रहे हैं। हीट स्टोन्स, ये बहुत गर्म महसूस होता है। मैंने पहले कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना। फ्रांसिस ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं क्योंकि उसकी निगाहें पत्थर और अंश के बीच बदल रही थीं। उसके हाथ हीट स्टोन के ऊपर थे और उसने तापमान में वृद्धि महसूस करना जारी रखा। तारांकन, यह अच्छा महसूस होता है ना? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें थोड़ा समय लगा था, लेकिन वह आखिरकार हीट स्टोन विकसित करने में कामयाब रहा था। यह उस उच्च गुणवत्ता वाले स्तर का नहीं था जिसे उसे याद था, लेकिन यह अभी भी दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त अच्छा था। फ्रांसिस के चेहरे की अभिव्यक्ति से ही वह बता सकता था कि हीट स्टोन्स ने अपेक्षित रूप से काम किया था। यह ऐसा है जैसे इस मौसम में सूरज मेरे हाथ में है, अर्णव स्वामी। ये पत्थर, आपने इसे कहाँ पाया? क्या आपने इसे बनाया? फ्रांसिस ने पत्थर को बारीकी से देखते हुए और उसे किसी खजाने की तरह पकड़े हुए पूछा। किरण ने भी चमकते हुए पत्थर का बारीकी से निरीक्षण किया। अपनी आंखों को इससे निकालते हुए वह अंश की ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या आप सोयाफन स्टोन्स के साथ यही कर रहे थे, अर्णव स्वामी? उसने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अंश को देखते हुए पूछा। तारांकन, हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से उन पर काम कर रहा हूँ, उसने कहा, ये सोचते हुए कि इसे कैसे समझाया जाए। ठीक है, मैंने मूल रूप से जो किया वह सोयाफन स्टोन लिया और फिर उसके अंदरूनी हिस्सों को डिजाइन किया ताकि वह गर्मी उत्सर्जित करे। ये शुरू में वही करता है जो सोयाफन स्टोन्स को करना चाहिए, और फिर जो माना यह अवशोषित करता है वह गर्मी में परिवर्तित हो जाएगी, इसे बाहर जारी कर देगी। उसने स्पष्टीकरण समाप्त किया और पत्थर को अपने हाथ में लिया। उसने पत्थर को मंत्रमुग्ध करने के बारे में छिपा दिया क्योंकि यह एक और बातचीत शुरू कर देगा जो वह आसपास के नौकरों के साथ नहीं करना चाहता था। सौभाग्य से, ऐसा लगा जैसे किरण और फ्रांसिस दोनों हीट स्टोन और उससे आने वाली गर्मी से प्रभावित थे। बाद वाला कुछ सोच विचार करता हुआ लग रहा था। उसका हाथ उसकी ठोड़ी पर था क्योंकि वह हीट स्टोन को घूर रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसने अंश को देखने के लिए अपना सिर उठाया। आपके स्वामी एक दिन में इनमें से कितने बनाने में सक्षम होंगे? फ्रांसिस ने पूछा और अंश ने तुरंत जवाब दिया। तारांकन, एक दिन में 5। मुझे विवरण का पता लगाने में कुछ समय लगा, लेकिन मेरा मानना है कि जल्द ही मैं एक दिन में 2 गुना बनाने में सक्षम होऊंगा, अंश ने कहा, जैसे ही उसने सोचा कि चीजें कितनी देर तक चलेंगी और माना की मात्रा की गणना की जो उसे डालनी थी। चूंकि उसे पत्थरों को मंत्रमुग्ध करने के लिए सही मुहरें मिल गई थीं,
वह किसी भी दुर्घटना से बचने में सक्षम होगा। इस साल भारी सर्दी के साथ हम इन्हें काफी अच्छी रकम में बेच सकते हैं और उसके साथ हम कर्ज चुका सकते हैं। फ्रांसिस और किरण दोनों ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। उन दोनों के चेहरे सवालों से भरे थे, लेकिन वे हीटस्टोन के अंश के आकलन से सहमत लग रहे थे। ये कितनी देर तक चलते हैं? किरण ने पूछा जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया। वे कम से कम 1 साल तक चलेंगे। शायद उसके बाद कुछ हफ्ते, लेकिन उससे अधिक नहीं। इसलिए हम उत्पादन जारी रख सकते हैं और उन्हें हर साल बेच सकते हैं। फ्रांसिस ने सिर हिलाया। मेरे पास इसके लिए एक निश्चित कीमत है और अगर यह काम करता है तो कर्ज जल्द ही खत्म हो जाएगा। कालारिया सिटी और राजधानी जैसी जगहों पर ये रिकॉर्ड कीमतों पर बिकेंगे। हम उन्हें नीलाम भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि रईस ठंड को कम करने के लिए अच्छी रकम चुकाएंगे। वे करेंगे, अंश ने कहा। सोयाफन स्टोन्स मिलना मुश्किल नहीं है, इसलिए हम उनसे एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। हाँ, हम निश्चित रूप से करेंगे। फ्रांसिस ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा। अर्णव स्वामी, आपने इस तरह की किसी चीज को विकसित करने का प्रबंध कैसे किया? किरण की आवाज संदेह में बाहर आई। अंश पर उसकी टकटकी गहरी और कठोर थी। या हो सकता है कि वह आमतौर पर लोगों को कैसे देखता था। इस पर डिजाइन वे मुहरों की तरह लग रहे थे। मैंने एक बार एक मंत्रमुग्ध तलवार देखी थी और उन पर समान दिखने वाले प्रतीक थे। फ्रांसिस ने तुरंत हीटस्टोन पर मुहरों का नोट लिया जैसे ही उसने अपनी आंखें संकीर्ण की। मुहरें? क्या आपका मतलब भाषा से है? फ्रांसिस ने बोलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने एक अंगरक्षक को उनकी ओर चलते देखा, वह रुक गया। तारांकन, क्षमा करें अर्णव स्वामी, शूरवीर किरण और प्रशासक फ्रांसिस, लेकिन एक तत्काल स्थिति है जिसे आपके ध्यान की आवश्यकता है, अंगरक्षक ने अंश को झुकते हुए कहा इससे पहले कि वह सीधे उनकी ओर देखा। यह क्या है? अंश ने तुरंत पूछा। ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी का एक व्यापारी आपसे मिलना चाहता था। वह खुद दिन में चलने की योजना बना रहा था, लेकिन हमने उसे पहली मंजिल पर कमरे में रखा। वह वहां आपका इंतजार कर रहा है। तारांकन, किरण और फ्रांसिस दोनों ने एक दूसरे को देखा और खड़े हो गए। उनमें से कोई भी अपने नाश्ते के साथ समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन निपटने के लिए महत्वपूर्ण मामले थे। 1 सप्ताह नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लगा जैसे व्यापारी ने जल्दी दौरा करने का फैसला किया था। तारांकन, चलो वहां चलते हैं, तुरंत किरण ने कहा और हॉल से बाहर चला गया। अंश और फ्रांसिस दोनों ने दूसरे शब्द के बिना उसका पीछा किया। मैं सोच रहा था कि वे कब दिखाई देंगे। अंश ने आह भरी जैसे ही उसने पीछा किया। फ्रांसिस उसके बगल में पीला पड़ गया था और किरण भी अपने सामान्य जैसा नहीं लग रहा था। अगर उसने हीटस्टोन विकसित नहीं किया होता तो अंश भी चिंतित हो सकता था, लेकिन उसके हाथों में इसके साथ चिंता करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने पहली मंजिल तक सीढ़ियां लीं और अंगरक्षक ने उन्हें वह कमरा दिखाया जिसमें व्यापारी बैठा था। जैसे ही अंश कमरे में प्रवेश किया, उसका सामना औसत दिखने वाली विशेषताओं वाले एक गंजे आदमी से हुआ जिसने उसे एक आधा अधूरा झुकाव दिया। उसने हवा से खुद को बचाने के लिए एक लाल लबादा पहना था और उसके नीचे अंश एक मखमली अंगरखा देख सकता था। उसके सभी कपड़े ठीक सामग्री और जटिल पैटर्न से बने लगते थे। या तो आदमी व्यापारी कंपनी में कार्यकारी में से एक था या कंपनी इतनी धनी थी कि आम व्यापारी भी अच्छी स्थिति में थे। उसके अलावा चमड़े के कवच में 2 आदमी खड़े थे, जो भाड़े के योद्धा की तरह दिख रहे थे। उन दोनों के हिल्द में तलवारें म्यान में थीं और किरण जितने लंबे थे। अंश ने व्यापारी को सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया। दोनों अंगरक्षक उनके प्रत्येक तरफ खड़े थे और उसके दोनों अनुचरों ने भी वही किया। अर्णव स्वामी, आपको इतने समय बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। कितना समय हो गया है? 6 महीने, व्यापारी ने पूछा और अंश ने बस सिर हिलाया, क्योंकि उसे याद नहीं था, इसलिए पिछले मामलों में नहीं पढ़ना चाहता था। हम क्यों नहीं उस कारण से शुरू करते हैं जिसके लिए आप यहाँ हैं? उसने पूछा और व्यापारी की अभिव्यक्ति तंग गई। वह जल्द ही मुस्कुराया और बात करना शुरू कर दिया। तारांकन, मुझे यकीन है कि आप मेरे आने का कारण जानते हैं। ये कर्ज वापस लेने के लिए है, उसने एक मुस्कान देते हुए कहा जिसने अंश को धोखेबाजों की याद दिला दी। हम धैर्यवान रहे हैं, लेकिन नियत तारीख बहुत पहले चली गई है। आप देखते हैं, ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी ईमानदारी और समय की पाबंदी को महत्व देती है। तारांकन, मैंने पहले गैल्वन के साथ इस पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन हम उस राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, और आपने कहा था कि आप हमें 1 सप्ताह देंगे, फ्रांसिस ने भौहें चढ़ाकर कहा।
व्यापारी ने अपना सिर हिलाया। मैं एक कारण से जल्दी यहाँ हूँ और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? शहर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और यहाँ वहाँ कुछ दिन इसे बदलेंगे नहीं। अंश शांत खड़ा रहा, ध्यान से सुनता रहा। किरण ने बस आदमी को घूरना शुरू कर दिया और फ्रांसिस शब्दों के लिए खोया हुआ लग रहा था। गंजा आदमी, गैल्वन ने उन पर अपनी निगाह डाली और इसे आगे बढ़ने के लिए एक सर्वसम्मति के रूप में लिया। उसने जारी रखा, चूंकि आप अधिक समय मांग रहे हैं, मेरे पास आपके लिए सिक्कों के बजाय भुगतान करने का एक वैकल्पिक तरीका है। हमने आपके लिए दूर की कृषि भूमि और खानों में से एक का एक हिस्सा हमें सौंपने के लिए एक समझौता तैयार किया है। मुझे पता है कि आसपास खतरनाक डाकू हैं, लेकिन ट्रेडहॉर्ट व्यापारी कंपनी उनसे निपट सकती है। यह आपकी भूमि पर अधिक सुरक्षा भी लाएगा। यदि आप करेंगे, तो मैं आपको समझौता दिखाऊंगा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, अंश ने एक सेकंड के लिए आश्चर्य किया कि अर्णव ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। हो सकता है कि वह गुस्सा हो जाता और भड़क उठता। कहना मुश्किल था। गैल्वन ने अपनी मुस्कुराती मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसने जो शब्द उगले, वे अशिष्ट से अधिक माने जाने के लिए पर्याप्त थे। आगे बढ़ो, अंश ने उसे जारी रखने दिया। उसने देखा कि फ्रांसिस उसके बगल में कितना स्पष्ट रूप से असहज लग रहा था। वह एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट हो रहा था और लगातार अपनी कोहनी पर थपथपा रहा था। अब रुको, आप बस कुछ ऐसा नहीं मांग सकते। अंश ने अपना हाथ उठाया, उसकी शब्दों की ट्रेन को बाधित करते हुए। उसे खत्म करने दो। गैल्वन ने उसे सिर हिलाया और जल्दी से एक बैग के नीचे से दस्तावेजों का एक सेट बाहर निकाला। उसने इसे अंश को सौंप दिया। हमने सुनिश्चित किया है कि यह सब पूरी तरह से कानूनी है और समझौते के अनुसार है। यह उचित नहीं है। हम ब्याज दे रहे हैं। आपको हमें अधिक समय देना होगा। फ्रांसिस ने जोर से चिल्लाया, गैल्वन की ओर घूरते हुए। यह उसके बारे में नहीं है, फ्रांसिस। एक समझौता है और जिस पर अर्णव स्वामी ने हस्ताक्षर किए थे, वह स्पष्ट रूप से बताता है कि उसे 6 महीने में पूरा कर्ज चुकाना होगा। वह ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए ये हमारे अधिकार और भूमि के कानून के भीतर है। जैसे ही गैल्वन ने बात करना जारी रखा, अंश ने शांत रूप से समझौते को उठाया और उसके माध्यम से गया। ये बड़ा नहीं था और सभी सही खंडों के साथ पर्याप्त सरल लगा। ट्रेडहॉर्ट व्यापारी कंपनी को 10 साल के लिए खान और अनिश्चित काल के लिए कृषि भूमि का अधिकार मिलेगा और बदले में कर्ज खत्म हो जाएगा। उसे यकीन था कि वे खान को सूखा चलाने की योजना बना रहे थे ताकि 10 साल बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अर्णव स्वामी, आप इसके साथ अपना समय ले सकते हैं और अपने आराम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगा, उसने गैल्वन को बाधित करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी लैंसफिल कानून का उल्लंघन कर रही है। उसने अपना वाक्य शांत रूप से समाप्त किया और गैल्वन को देखा जो हक्का बक्का लग रहा था। उसके शब्द एक सेकंड के लिए उसके गले में फंस गए लगते थे। क्या? उसने पूछा। अर्णव स्वामी, यह इस तरह की चीजों का समय नहीं है। मुझे पता है कि आप चंचल हैं, लेकिन यह एक गंभीर मामला है। मैं गंभीर हूं, गैल्वन, अंश ने कहा। मुझे यकीन है कि आप जैसे व्यापारी राज्य के कानूनों में अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि हम यहां इसका उल्लंघन कैसे कर रहे हैं। समझौता इसके द्वारा था। उसके चेहरे पर भ्रम देखने लायक था। किरण और फ्रांसिस भी वही दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे को तटस्थ रखने की पूरी कोशिश की। अंश ने समझौते को वापस मेज पर रखा और मुस्कुराया। समझौता कानूनों के तहत है। मैं उससे सहमत हूं। फिर, बस एक चीज है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, या आप आज यहां नहीं होंगे। क्या? कमरे में कुछ सेकंड के लिए शांति छा गई क्योंकि अंश ने लाइब्रेरी में वापस पढ़े गए सटीक शब्दों के बारे में सोचा। सौभाग्य से, इतिहास और भौगोलिक पुस्तकों के बीच, राज्य के कानूनों के साथ एक पुस्तक लिखी गई थी। राज्य के कानून के अनुसार, मुझ जैसे रईसों के पास एक प्रावधान है। हम अपने द्वारा लिए गए किसी भी ऋण का भुगतान करने के लिए बिना किसी ब्याज के एक अतिरिक्त 6 महीने के लिए मांग कर सकते हैं। आप धारा बी, खंड ए को 848 में लैंसफिल कानून में पढ़ सकते हैं, जिसे पहली बार वर्ष 790 में इस्तेमाल किया गया था, और यह अभी भी अभ्यास में है। अंश की आवाज में आत्मविश्वास स्पष्ट और जोरदार था जैसे ही उसने बोला। गैल्वन की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह आश्चर्य करता हुआ लग रहा था कि क्या अंश झूठ बोल रहा था या नहीं। क्या आप निश्चित हैं इसके बारे में, अर्णव स्वामी? उसने पूछा, उसकी आवाज टूट रही थी। हाँ, मैंने इसे पढ़ा। आप इसे जांच सकते हैं।
मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसने गैल्वन को एक समान मुस्कान दी जो उसने पहले अपने चेहरे पर चिपका रखी थी। अंश ने कर्ज के बारे में जानने के बाद एक कानून की किताब खोजी थी क्योंकि रईस अक्सर व्यापारियों और यहाँ तक कि अन्य रईसों के जाल में गिर जाते थे। तो अधिकांश समय राज्य उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए अलग कानून रखते थे। लैंसफिल साम्राज्य में ये लगभग 100 साल पहले अभ्यास में आया था जब एक काउंट ने एक व्यापारी से सब कुछ खो दिया था और फिर उन समय के राजा ने उसे अतिरिक्त समय देकर मदद की थी। अब इसने अंश को बचाया था। गैल्वन का चेहरा बदल गया और उसने मुश्किल से अपनी मुस्कान बनाए रखी। तारांकन, यह उस बात के खिलाफ जाता है जिस पर हम सहमत हुए थे अर्णव स्वामी। आप बस ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा और अपने दांत पीस लिए। मैं बस अपने कानूनी अधिकारों के भीतर रह रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप और ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी कानूनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। गैल्वन ने बात नहीं की और बस सिर हिलाया। अंश अपनी लबादे के परे उसके कसकर भींचे हुए हाथ देख सकता था। आदमी हमेशा जानता था कि अपने चेहरे पर मुस्कान कैसे डालनी है, लेकिन अपने गुस्से को छिपाने में बुरा था। 6 महीने के बाद मैं उस समझौते पर हस्ताक्षर करने में खुश रहूंगा, उसने कहा। अगर बात वहां तक आती है। अंश खड़ा हो गया, बैठक को समाप्त करने की उम्मीद कर रहा था। तभी कद वाले अंगरक्षकों में से एक आगे बढ़ा। उसका चेहरा हताशा और गुस्से में सिकुड़ गया था। आप अब पीछे नहीं हट सकते। समझौते पर हस्ताक्षर करें। आगे सोचे बिना भी अंगरक्षक ने अंश की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वह गोल मेज के चारों ओर चला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, किरण अंश के सामने चला गया। अंश की दृष्टि किरण के बड़े शरीर से अवरुद्ध हो गई थी। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते, अंगरक्षक की जोरदार आवाज हवा में भर गई जैसे ही उसने खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अंश ने तेजी से अंगरक्षक के नीचे जमीन को फिसलन भरा बनाने के लिए एक मंत्र डाला, जिससे वह अपना पैर खो बैठा और ठोकर खाए। यह एक चमकीला मंत्र नहीं था, इसलिए उसे संदेह था कि किसी ने इसे देखा होगा। क्या है? अंगरक्षक की उलझन भरी आवाज फर्श से आई जैसे ही वह फिसल गया। उसका विशाल शरीर अपना संतुलन खो बैठा और वह एक धड़ाम के साथ गिर गया, शर्मिंदा दिख रहा था। किरण ने गैल्वन को घूरना शुरू कर दिया, फिर अंगरक्षक को। तारांकन, अगर आप गुंडों के रूप में खुद को संचालित करना चाहते हैं, तो ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी को क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जाएगा और मैं व्यक्तिगत रूप से अर्णव स्वामी पर हमला करने के लिए आपको मार डालूंगा, उसने अपनी तलवार उसकी ओर पकड़ते हुए कहा। तारांकन, मैं माफी मांगता हूं, अर्णव स्वामी, गैल्वन ने जल्दी से कहा। उसका मिजाज काफी खराब है। ये बास्टर्ड नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना है। भौहें चढ़ाकर उसने अंगरक्षक को देखा जिसने खुद को उठाया। मैं अभी के लिए खुद को माफ करूंगा। राज्य के कानून कुछ ऐसा है जिसका मैं और ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी सम्मान करते हैं और पार करने की योजना नहीं बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको फिर से देखूंगा, अर्णव स्वामी। उसका माथा और गहरा हो गया, लेकिन उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। अपने अंगरक्षक को एक मौत की घूरन देते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया। कद वाले अंगरक्षकों ने व्यापारी का पीछा किया। एक बार जब वे चले गए, तो अंश ने राहत की सांस ली। किरण और फ्रांसिस दोनों अंश के करीब चलने के लिए आगे बढ़े। बाद वाले का चेहरा एक बड़े सवाल से भरा था। आपके स्वामी को उसके बारे में कैसे पता चला? अंश ने फ्रांसिस को देखा और जवाब दिया, मुझे कानूनों पर एक किताब मिली और उसके माध्यम से गया। मैं बस कुछ ऐसा खोजने की कोशिश कर रहा था जो हमें लाभ देगा। तारांकन, मैं बुनियादी कानून जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज कभी नहीं सिखाई गई, फ्रांसिस ने बुदबुदाया, खुद पर शर्मिंदा दिख रहा था। आपको लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखनी चाहिए। आप नई चीजें सीख सकते हैं, अंश ने कहा और अपने हाथ खींचा। तारांकन, मैं करूंगा, अर्णव स्वामी। इसके साथ हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए 6 महीने हैं। मुझे लगता है कि हम हीटस्टोन्स के साथ सक्षम होंगे, उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी ओर किरण कुछ सोच विचार करता हुआ लग रहा था। अंश को देखते हुए वह फिर से बोलने से पहले हिचकिचाया। अर्णव स्वामी, मुझे नहीं पता कि क्या मैंने इसे सही देखा, लेकिन क्या आपने वहां एक मंत्र डाला? क्या? फ्रांसिस ने उसे घूरना शुरू कर दिया। तारांकन, मैंने अपने पीछे माना कि एक जल्दी महसूस की, उसने समझाया, अंश को देखते हुए जिसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि वह माना को महसूस कर सकता है। इसके बारे में बाद में अधिक सवाल पूछने का फैसला करते हुए अंश ने अपनी हथेली को आगे रखा और उसके ऊपर एक छोटी लौ को जादू कर दिया।
इसे प्रकट करने का इससे बेहतर क्षण नहीं था। मुस्कुराते हुए उसने उन दोनों की हैरान निगाहों पर एक झलक डाली। हाँ, मैं एक जादूगर हूँ। गैल्वन जागीर से बाहर निकल गया। उसकी अभिव्यक्ति हताशा और नाराजगी का एक मिश्रण थी, क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए। उसके पैरों की आहट आंगन के माध्यम से गूंज उठी जैसे ही वह तेजी से चला गया, जागीर को पीछे छोड़ गया। जागीर से पर्याप्त दूरी पर व्यापारी अपने प्रभावशाली अंगरक्षक की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक कड़वा गुस्सा अंकित था। तारांकन, ये बस क्रोधित कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें एक हस्ताक्षरित समझौते के बिना उस जगह को छोड़ना पड़ा। वे रईस सोचते हैं कि वे बस अपने कानूनों का उपयोग करके सब कुछ अपने पक्ष में कर सकते हैं, उसने कहा, अपना सिर हिलाते हुए। और तुम, हम एक सामान्य रईस से नहीं निपट रहे हैं। यह एक ड्यूक का बेटा है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, उसके खून की एक बूंद अभी भी तुम्हारे सिर से अधिक मूल्यवान है। अगली बार से अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके लिए पीड़ित हो। जो शब्द उसने कहे उन पर कड़वाहट की परत थी। अंगरक्षक ने सिर हिलाया, अपना सिर नीचा रखा। उसने बस खुद को मूर्ख बनाया था और जानता था कि वापस बात नहीं करनी है। अंत में गैल्वन ने खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया। भौहें चढ़ाकर उसने जागीर पर एक अंतिम नजर डाली। तारांकन, इसे भूल जाओ। हम अभी के लिए खेलेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जब विस्तार खत्म हो जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा जैसा कि शुरू में योजना बनाई गई थी। बस सुनिश्चित करें कि आप जागीर पर एक करीबी नजर रखते हैं। वे मूर्ख नहीं जानेंगे कि उन्हें क्या मारा, खासकर वह बेकार अर्नव, उसने अपनी गाड़ी पर चढ़ते हुए कहा। अंगरक्षकों ने बस सिर हिलाया जैसे ही उन्होंने पीछा किया। बाहर खिड़की से भारी बर्फ गिर रही थी जब एक आदमी उसे घूर रहा था। उसकी गहरी आंखें लाचारी से भरी थीं। उसने अपने फटे पुराने रोब का घेरा पकड़ा और उसे अपने चारों ओर कस लिया। श्वास लेने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने कान के लोबों को रगड़ने की कोशिश की ताकि गर्माहट पैदा हो सके, लेकिन उसकी सुन्न उंगलियों ने हार मान ली। जब उसने गहरी सांस ली तो ठंडी हवा में भाप बाहर निकली। उसके जबड़े अनैच्छिक रूप से दांत बजाने लगे। मुझे पिछले सर्दी में अलाव बनाना चाहिए था जब मेरे पास पैसे थे, उसने कहा। उसे लगा जैसे वह ठंड से मर जाएगा। ये शुरुआत से इतना कठोर नहीं था। फ्रोसानिया के महीने हमेशा मुश्किल भरे होते थे, लेकिन वह उसका आदी हो गया था। इस साल इसने सारी हदें पार कर दी थीं। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी ठंड कभी नहीं देखी थी और सड़क पर कुछ लोग पहले ही इसका शिकार हो चुके थे, यहाँ तक कि बच्चे भी। कुलीन वर्ग और अमीर लोगों के विपरीत, उसके पास फ्रोसानिया के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक साधन नहीं थे। काश मेरे पास मेरी नौकरी होती तो मैं काला भेड़िया का फर खरीद पाता। उससे कुछ राहत मिलती, उसने सोचकर भौहें सिकोड़ी। वह शहर के बाहर एक खदान में खनिक हुआ करता था, लेकिन खदानें सूखने और एक को डाकुओं द्वारा कब्जा करने के बाद उसके जैसे लोग बेरोजगार हो गए थे, और उनमें से अधिकांश मुश्किल से सर्दी बिता रहे थे। समझदार लोग पहले ही दूसरी जगहों पर जा चुके थे। उसके पीछे रहने का एकमात्र कारण यह था कि 6 महीने पहले एक नया स्वामी शहर में आया था। दुर्भाग्य से उसने उनके लिए कुछ नहीं किया था। सेसेलिया, मुझे कुछ सूप गर्म कर दो। आज ठंड और भी खराब है, मुझे पहले से ही एक लाश जैसा महसूस हो रहा है, उसने रसोई की ओर चिल्लाया। कदमों की आवाज आए और जल्द ही सेसेलिया नम आंखों के साथ आई। उसके भूरे बाल जूड़े में थे और वह 3 फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कांपते हुए देखा जा सकता था। उसके हाथ बस हड्डियां और त्वचा थे और पिछले कुछ महीनों में उसकी आंखों की चमक खो गई थी। सूप खत्म हो गया है गैरेथ, उसने उसे देखते हुए कहा। क्या, मैंने पिछले हफ्ते कुछ सब्जियां नहीं ली थीं? हाँ, वे सब खत्म हो गईं। हमने उन्हें बचा कर रखा था और दिन में केवल एक बार खा रहे थे, लेकिन वे अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। हमारे पास मुश्किल से खाना बचा है। इस ठंड में मुझे नहीं पता कि हम कैसे जीवित रहेंगे। मैं कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करूंगा, उसने आह भरते हुए कहा। हम कब तक पैसे उधार लेंगे? ये देर सबेर खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने उसे देखा, एक आंसू उसके गालों से लुढ़कने की धमकी दे रहा था। गैरेथ कुछ कहना चाहता था। वह जानता था कि उसे कुछ कहना है, उसे उम्मीद देनी है, लेकिन उसे ठंड से निपटने या पैसा पाने का कोई तरीका नहीं पता था। इस तरह वे जा रहे थे। दरवाजे पर एक दस्तक ने उसका ध्यान भटका दिया। सेसेलिया दरवाजे पर झपकी। इस समय कौन हो सकता है? मैं देखूंगा।
वह उठा, दरवाजे की ओर चला गया, उम्मीद कर रहा था कि यह कोई भिखारी नहीं होगा जो खाना और आश्रय चाहता हो। वह उनसे नफरत नहीं करता था, लेकिन वे अच्छी तरह से रहने की स्थिति में नहीं थे। कौन है? गैरेथ ने दरवाजा खोला और अपने पड़ोसी को अपने हाथों में लपेटे हुए देखा। तोमास, क्या हुआ? गैरेथ, स्वामी, स्वामी अर्नव बाहर सड़क पर हैं। कांपती हुई आवाज खुशी से चीखी। उसकी तरह, वह भी एक खनिक था जिसने अपनी नौकरी खो दी थी। पिछले कुछ महीनों में, वे दोनों कई बार मिले थे, लेकिन उसने हमेशा उस आदमी को झुके हुए कंधों और लाचारी से भरी आंखों के साथ देखा था, जो उसके वर्तमान व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। गैरेथ ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, स्वामी अर्नव, वह यहाँ क्या कर रहा है? वह शहर में आने के बाद से अपना चेहरा नहीं दिखाया। वह पड़ोस में कुछ चीजें बांट रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे हमें ठंड से लड़ने में मदद मिलेगी। हर कोई इससे पहले कि वह चला जाए, इसे लेने के लिए वहां जा रहा है। क्या? तोमास, मेरे पास झूठ के लिए समय नहीं है। गैरेथ की अविश्वास से भरी आवाज निकली, जब उसने अपने पड़ोसी को आरोपी आंखों से देखा। आओ और खुद देखो। जल्दी करो। उम्मीद है, सामान जल्दी खत्म नहीं होगा, तोमास ने कहा और मुड़कर, सार्वजनिक चौराहे की ओर लंबी लंबी चालें चलने लगा। स्वामी अर्नव का सड़कों पर होना संभव नहीं है। उस आदमी का यहाँ होने का कोई कारण नहीं है, जिसने महीनों तक हमें नजरअंदाज किया। उसने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी पत्नी को देखने के लिए मुड़ गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या कोई समस्या है? उसने चिंता से पूछा। नहीं, स्वामी, जो बाहर सड़क पर है। मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या चल। मसालों का व्यापारी, मल्लनी, मशालों से मंद मंद रोशन होते लंबे गलियारे से गुजर रहा था। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। ये पहली बार था जब वह अर्नव की जागीर में आया था, और वह खुद को असहज महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक प्रभावशाली अंगरक्षक उसके साथ साथ चल रहा था। उसने अपना परिचय फिरोज के रूप में दिया था। मल्लनी की तेज, छोटी आंखें समय समय पर उसे देखती थीं। अर्नव मुझसे मिलना क्यों चाहेगा? वह खुद से सोचता रहा, उसकी आंखें घबराहट में दौड़ रही थीं। मशालों से आती रोशनी से, वह अपनी परछाई को अपने सामने देख सकता था। उसके पतले बाल आगे बढ़ते हुए बाएं और दाएं लहराते रहे, और उसकी उंगलियां उन्हें करीने से कंघी करने की जल्दी में थीं। उसने अपने बालों को बीच से दोनों तरफ अलग किया और महसूस किया कि उसके बाल इससे ज्यादा संवरे हुए नहीं हो सकते थे। जल्द ही, उसका दिमाग सवालों के साथ फिर से घूमने लगा। उसे याद आया कि उसने अर्नव के बारे में क्या सुना था। एक दागदार प्रतिष्ठा वाला सामंत जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाता था और अपने कमरे में समय बिताता था। उसने हाल ही में उसके जागीर से बाहर निकलने की अफवाहें सुनी थीं। इसके अलावा, कुछ ही बातें थीं। पहली बात तो ये कि एक ड्यूक का बेटा जितना दुर्लभ होता है, उतना ही वह था। हालांकि अर्नव उनमें से एक था, लेकिन वह अच्छी प्रतिष्ठा वाला या इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। उसके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना यह एक बहुत छोटा सा कैनवास था। एक सामंत, खासकर दागदार प्रतिष्ठा वाला, खुद जैसे अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के व्यापारी को क्यों आमंत्रित करेगा? उसका मसाला व्यापार, हालांकि अपने आप में सफल था, शायद ही किसी कुलीन का ध्यान आकर्षित करता। जब उसे पहली बार आमंत्रण मिला था, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ था। कम से कम, जब तक उसने राज्य की आधिकारिक मुहर नहीं देख ली, जिसका उपयोग ऐसे निमंत्रण के लिए किया जाता था। उसने अपनी जिज्ञासा के कारण इसे स्वीकार कर लिया था, और क्योंकि वह शहर में व्यापार करना जारी रखना चाहता था, लेकिन अब जब वह जल्द ही अर्नव के सामने होने वाला था, तो वह बस असहज महसूस कर रहा था। मुझे शक है कि वह मसाले खरीदना चाहता है। मल्लनी गलियारे से नीचे चला। फिरोज के लंबे कदम लगभग मुश्किल थे। जैसे ही उसने महसूस किया कि गलियारा खत्म होने वाला है, उसके दिमाग में सवाल बढ़ने लगे। अगर वह ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था, तो उसे अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। उसके अनुभव में, सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग कोई शोर शराबा न करने वाले कुलीन या तो निकम्मे होते थे या खतरनाक। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। हम कमरे तक कब पहुंचेंगे? मल्लनी ने फिरोज से बात शुरू करते हुए पूछा, जो धीमा हुआ और पीछे मुड़ा। बस थोड़ी देर और। सामंत अर्नव आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा देर तक नहीं रोका जाएगा। यह अच्छी बात है। सामंत अर्नव एक दयालु व्यक्ति लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह मेरे जैसे व्यापारी से क्या चाहते हैं। उसने फिरोज की ओर उम्मीद से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे कुछ बताएगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है।
आपको खुद ही देखना होगा। क्या तुम्हें यकीन है? मल्लनी ने एक सिक्का आगे बढ़ाया और अंगरक्षक रुक गया। उसने 1 सेकंड से अधिक समय तक उसे घूर कर देखा, जबकि मल्लनी ने उसके लेने का इंतजार किया। आखिरकार, पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन वह फिर से चलने लगा। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मल्लनी ने माथे पर बल डाला। उसे किसी अंगरक्षक से इतनी निष्ठा की उम्मीद नहीं थी। इसने उसके दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए। सामंत अर्नव अंदर आपका इंतजार कर रहे होंगे, फिरोज ने एक दरवाजे पर रुकते हुए और मल्लनी की ओर देखते हुए कहा। मल्लनी ने बस सिर हिलाया। बड़ा, लकड़ी का दरवाजा उसके सामने था। उसकी उंगलियां घबराहट में अपने लबादे के किनारे पर खेल रही थीं, क्योंकि उसने उन संभावित उद्देश्यों के बारे में सोचा जिनके लिए अर्नव उससे मिलना चाहता होगा। फिर से, मैं बस मसाले बेचता हूं, मैं संभवतः क्या दे सकता हूं? मल्लनी ने खुद से सोचा और अंगरक्षक से दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। जब ये खुला, तो इसमें 2 आदमी दिखाई दिए, जो एक दूसरे के बगल में बैठे चाय पी रहे थे। यह एक बड़ा कमरा था जिसका उपयोग शायद अनौपचारिक बैठकों के लिए किया जाता था। कमरे में एक दासी थी। बीच में लकड़ी की मेज थी जहां दोनों आदमी बैठे थे, दोनों का ध्यान उसी पर था। एक नज़र में, मल्लनी बता सकता था कि सामंत कौन था। अर्नव कम उम्र का था जिसके चमकीले काले बाल थे और उसकी विशेषताएं उन विवरणों से पूरी तरह मेल खाती थी जो उसने सुने थे। उसके बगल में बैठा आदमी फ्रांसिस था। मल्लनी उससे 2 बार मिल चुका था जब से वह व्यापारी बना था और दोनों ही बार संक्षिप्त मुलाकातें थीं, इसलिए उसे शायद ही पता था कि क्या उम्मीद करनी है। वह बस अंदर चला गया। आपसे मिलकर सम्मान हुआ, सामंत अर्नव, मल्लनी ने कहा, जितनी अच्छी मुस्कान वह दे सकता था, उसने दिखाई। वर्षों के अनुभव से, वह नकली मुस्कान को यथासंभव स्वाभाविक बनाने में बेहतर हो गया था। अर्नव की आंखें उस पर टिकी रहीं और उसे एक अंतर्ज्ञान हुआ कि उसे आंका जा रहा है। मल्लनी, तुम समय पर हो, फ्रांसिस ने सिर हिलाते हुए कहा। बैठ जाओ। मल्लनी जल्दी से बैठ गया। वह बैठा और दोनों आदमियों के बीच देखा। दासी ने तुरंत उसके लिए एक कप चाय डाली। मुझे माफ करना कि मैं कोई उपहार नहीं ला सका। निमंत्रण बस बहुत अचानक था और मुझे पता नहीं था कि क्या लाना है। मेरे आदमी जागीर के लिए मसालों के खेप बाद में लाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अर्नव ने पहली बार बात की। इतना काफ़ी है कि तुम आ पाए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने पूछा, सीधा होने का फैसला करते हुए। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने उसकी अच्छी सेवा की थी क्योंकि बहुत से कुलीन व्यापारियों के साथ अपना समय बिताना पसंद नहीं करते थे। उसकी जिज्ञासु आंखें सामंत को देखती रहीं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, उसने कहा। तुम शहर के बारे में क्या सोचते हो? क्या यह अच्छा चल रहा है? मल्लनी खुद को भौहें सिकोड़ने से बमुश्किल रोक पाया। क्या ये कोई चाल वाला सवाल है? उसने तुरंत फ्रांसिस को देखा, लेकिन आदमी ने बस अपनी चाय पी, मुश्किल से उसे देखते हुए। क्या वह ऐसा सामंत है जिसमें प्रशंसात्मक शब्दों की कमी है? मल्लनी ने अर्नव को देखा और जोर से मुस्कुराया। शहर समृद्ध है, सामंत अर्नव। लोग पहले से ज्यादा खुश हैं। अर्नव ने जो घूर उसे दिया, उससे उसकी बात बीच में ही कट गई। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह महसूस कर सकता था कि यह गलत रास्ता था। उसे सामंत की प्रशंसा करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया था, कुछ बड़ा चल रहा था। मल्लनी ने आह भरी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और असहज होकर हिल गया। उसके हाथ उसकी गोद में गिर गए और उसकी उंगलियां उलझ गईं। उसने अपना गला साफ किया। अर्नव की घूर अभी भी उसके चेहरे पर थी। ठीक है, मेरे स्वामी, अगर आप यही चाहते हैं, तो इलाके को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सिक्कों और भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर्दी वर्षों में सबसे खराब है। ट्रेडहॉट के कर्ज के बारे में शहर के अंदर यह आम खबर है। उसने अर्नव को अच्छी तरह से देखने के लिए रुक गया। उसकी टकटकी वैसी ही रही, उसके हर शब्द को आंकते हुए। यह कोई रहस्य नहीं है, मेरे स्वामी। ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी के कर्ज के कारण, आप अपनी खेती की जमीन और खदानें खोने की कगार पर हैं। अर्नव की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, हालांकि एक सूक्ष्म सिर हिलाना उसकी समझ को दर्शाता था। वह अपनी सजी हुई कुर्सी पर पीछे झुक गया और, एक ठहराव के बाद, अपना मुंह खोला। मल्लनी को उसके अगले शब्द सुनकर झटका लगा। अगर तुम मेरी जगह होते, मल्लनी, तो ऐसी स्थिति में क्या करते? उसका सवाल मल्लनी के सिर में गूंजा। अगर सामंत उससे कोई हल पूछ रहा था, तो वह गलत व्यक्ति से पूछ रहा था।
वह जानता था कि व्यवसाय कैसे चलाना है, लेकिन एक शहर पूरी तरह से अलग मामला था। ओह, मुझे नहीं पता होगा कि एक शहर पर शासन कैसे करना है, मेरे स्वामी। मैं एक साधारण व्यापारी हूँ। मैं खुद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। फिर से वह एक घूर से कट गया। इस बार उसकी आंखें और भी कठोर लग रही थीं। मल्लनी का मुंह सूख गया क्योंकि उसने पलट कर देखा। मल्लनी, मैं तुम्हारी वास्तविक सोच सुनना चाहता हूँ। मैं शहर के आसपास की स्थिति से अवगत हूँ, इसलिए मुझे बताओ। मामले को टालो मत। अपनी आंखों के कोने से उसने बूढ़े आदमी को अपनी सीट पर हिलते हुए देखा। ठीक है, तुमने सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों हो। ये रहा, सामंत अर्णव विशेष सवालों पर राय जानना और इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए यह बेहतर होगा अगर तुम उनका सहयोग करो। मल्लनी फिर से अर्णव को देखने के लिए मुड़ा। उसके शब्द हकलाते हुए आए। मेरे स्वामी, यह कोई सरल मामला नहीं है। स्थिति जटिल है, और ओम कोई सीधा समाधान नहीं है। अर्णव ने सिर हिलाया। जटिलता चुप्पी का कोई बहाना नहीं है। मैं तुम्हारी ईमानदार राय चाहता हूँ। इस समय उसे लगा जैसे उसे किसी तरह के परीक्षण में डाला जा रहा है। वह केवल प्रकाश के देवता का अनुयायी रहा था क्योंकि उनके आशीर्वाद से आर्थिक लाभ मिलने के लिए जाने जाते थे। जब वह चर्च में शामिल हुआ था तो ऐसी चुनौतियों के बारे में कुछ भी नहीं था। मल्लनी ने आह भरी। ठीक है, मेरे स्वामी। सच तो यह है कि ट्रेडहॉट के कर्ज के कारण अगर मैं तुम्हारी स्थिति में होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जब तक कि कोई अचानक चमत्कार न हो जाए। खदानें सक्रिय न होने के कारण इस समय बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। भले ही हम खदानों को फिर से जीवित करने का प्रबंधन करें, डाकुओं का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी समय और संसाधन लगेंगे, कम से कम 1 साल। उसने इस बार फ्रांसिस को देखा, उसकी आंखें एक निराशा भरी टकटकी से चमक रही थीं, बस कोई यथार्थवादी तरीका नहीं है। क्या होगा अगर कोई उत्पाद हो जो व्यापक रूप से अच्छी तरह से बिके, जिसे कुलीन और आम लोग भी चाहें अगर वह उन तक पहुंच जाए? अर्णव ने अचानक पूछा। मल्लनी ने उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन सिर हिलाया, सहमत होते हुए। अगर ऐसा कुछ बेचने के लिए है तो मैं कहूंगा, हाँ, यह अर्थव्यवस्था को एक छलांग से मदद कर सकता है। लेकिन फिर से यथार्थवादी रूप से ऐसा कुछ बनाना असंभव है। सामंत अर्णव, सच तो यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव शुरू करना लगभग असंभव है। यहाँ ध्यान हमेशा धन के पारंपरिक साधनों पर रहा है, खदानों को ढूंढना, बुनियादी उत्पाद बेचना और युद्धों और संघर्षों में हथियार प्रदान करना। नवाचार की कमी है और ज्यादातर ये जादूगरों द्वारा नियंत्रित होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे कैसे हैं। अर्णव उसकी पूरी व्याख्या के दौरान शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने मेज पर कुछ रखा। अंश की आंखें उस आदमी पर थी जिसका रूप चूहे जैसा था। उसकी ऊंची गाल की हड्डियां और एक संकीर्ण चेहरा था, जिसकी ऊंचाई कम थी। यह कोई आकर्षक चेहरा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ इसलिए ध्यान आकर्षित करेगा क्योंकि वह कितना अद्वितीय दिखता था। उसने देखा कि मल्लनी की आंखें चमकते हुए ताप पत्थर पर टिकी हुई हैं। वह भ्रमित लग रहा था, उन्हें जांच रहा था। यह एक शोषक पत्थर है, मेरे स्वामी। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? इसके अलावा, हम इससे कैसे कमा सकते हैं, जब तक कि आप उन्हें जादूगरों को मानव बैटरी के रूप में नहीं बेच रहे हैं? मैं जिस व्यापारी को जानता हूं उसने एक बार कोशिश की थी, लेकिन ये कभी काम नहीं आया। वे बहुत अस्थिर हैं। उसने अपने विचार के कारण एक हाथ खो दिया, उसने सिर हिलाते हुए कहा। यह एक ताप पत्थर है, उसने कहा, लेकिन मल्लनी की आंखें वैसी ही रहीं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। थोड़ी देर के लिए इस पर अपना हाथ रखो। मैं समझा नहीं। बस करो। मल्लनी ने फ्रांसिस की ओर देखा इससे पहले कि वह ताप पत्थर पर अपना हाथ रखता। अंश को शक था कि वह पत्थर के विस्फोट से डर रहा था। सेकंड बीत गए और जल्द ही उसने अपनी आंखें झपकाईं, पत्थर की ओर देखते हुए। उसकी आंखें पहचान के साथ झिलमिलाहट कर उठीं। ये गर्मी दे रहा है। हाँ, इसीलिए एक ताप पत्थर। ये तुम्हारी मान ऊर्जा लेता है और गर्मी देता है। हालांकि अगर तुम इसे बस एक कमरे में रखते हो तो ये परिवेश मान ऊर्जा लेगा और जब तक तुम इसके बहुत करीब नहीं आते तब तक ये तुम्हें सूखेगा नहीं। मल्लनी ने ताप पत्थर से अपना हाथ हटाया और उसे उठाकर मोहरों को देखा। वह अंश को देखने से पहले शब्दों के लिए खोया हुआ लग रहा था। सामंत अर्णव, यह एक बड़ी समस्या का समाधान करेगा। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। आपके पास कितने हैं?
उसने पूछा, अंश को उसकी आंखों में एक चमक के साथ देखते हुए, जो पहले से पूरी तरह से अलग थी। अंश आगे झुक गया और मल्लनी को देखते हुए उसने कहा, मेरे पास अतिरिक्त है। निर्माण पक्ष जटिल है, लेकिन हम एक दिन में 1 दर्जन से अधिक का प्रबंधन कर सकते हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें राज्य के विभिन्न स्थानों पर बेचे। वह क्या कह रहा था, ये समझते हुए मल्लनी की आंखें उत्पाद से उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा था और खुद को अवसर पर कूदने से बमुश्किल रोक रहा था। हालांकि अंश लगभग महसूस कर सकता था कि मल्लनी जिस तरह से उसे देख रहा था, उससे उसका लालच महक रहा था। पूरा राज्य बर्फ की चादर से ढका हुआ था और कुछ ऐसा जो फर से भी अधिक आराम देता था, आसानी से आग लगा देगा। क्या मैं इनके बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उसने अंत में पूछा। पूछो, ये कितनी देर तक चलते हैं? और ये शोषक पत्थरों से बने हैं। क्या आपको यकीन है कि कोई जटिलता नहीं होगी? मल्लनी ने तुरंत सवाल किया। उन्हें बदलने की जरूरत पड़ने से पहले वे 1 साल तक चलेंगे। जहां तक जटिलताओं की बात है, नहीं, हमने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया है। हमने इनमें से कुछ को जनता में वितरित किया है और कोई शिकायत नहीं सुनी है, उसने आत्मविश्वास से कहा। तो, क्या आपके दिमाग में कोई कीमत है? मल्लनी ने उसे घूर कर देखा। हाँ, हमारे पास है, लेकिन यह निर्भर करता है कि उत्पाद कहाँ बेचा जा रहा है, फ्रांसिस ने इस बार जवाब दिया, बातचीत में प्रवेश करते हुए। आम लोगों के लिए, हम उचित मूल्य की पेशकश करने जा रहे हैं जिसे एक परिवार खरीद सकता है और कुलीनों के लिए, यह अधिक होगा। हम उनके लिए बड़े बनाएंगे। एक ताप पत्थर के लिए 2 सोने के सिक्कों के बारे में सोचो। कुलीनों के लिए, हम 5 सोने के सिक्के करेंगे। मैं समझ गया। मल्लनी ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, खुद से सोचते हुए। ये स्पष्ट था कि जब उसकी निगाहें ताप पत्थर पर टिकी थीं, तो उसके सिर के अंदर पहिए घूम रहे थे। सामंत अर्नव, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ काम करना और उत्पाद को पूरे राज्य में वितरित करना पसंद करूंगा, उसने सबसे प्यारी आवाज में कहा जो अंश ने अब तक सुनी थी। मैं 60-40 की तर्ज पर सोच रहा था। 60% आपको जाएगा, बेशक। अंश ने हूं किया। आदमी स्पष्ट रूप से उससे बेहतर सौदा पाने की कोशिश कर रहा था जिसका वह हकदार था। तुम ताप पत्थर बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, मल्लनी, नहीं इसे बनाने के लिए सामग्री के लिए। तुम बस उन्हें वितरित करने जा रहे हो। इसमें एक उचित हिस्सा मांगो। मल्लनी ने सिर हिलाया। वितरित करना सबसे बड़ा कारक है, मेरा मानना है। जैसा कि आपने कहा, इस उत्पाद को राज्य के हर कोने तक पहुंचने की जरूरत है और मेरे पास इन्हें आसानी से बेचने के लिए बड़े शहरों के अंदर अच्छे संपर्क हैं, और उस कीमत से कहीं अधिक कीमत पर जो आपके दिमाग में है, उसने कहा और फ्रांसिस को देखा। 70-30 कैसा रहेगा? मैं केवल अपना हिस्सा उतना ही कम कर सकता हूं। इस बार, फ्रांसिस ने खिल्ली उड़ाई। ये हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। हम इसके लिए नहीं जा सकते। यह उचित नहीं है। अंश ने फ्रांसिस से सहमत होते हुए सिर हिलाया। तुम शहर में अच्छा कर रहे हो, मल्लनी। मैंने तुम्हारे मसालों के बारे में सुना है और तुम वितरण कितना अच्छा करते हो। लेकिन, तुम्हारे जैसे कठोर व्यवसाय में, तुम्हें एक शीर्ष व्यापारी बनने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। तुम बस वहां कहीं नहीं हो, लेकिन इस उत्पाद के साथ, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। मल्लनी ने धीरे से सिर हिलाया और ताप पत्थर की ओर देखा। अंश ने अवसर लिया और अपनी अंतिम राय दी। मैं तुम्हारी भूमिका की सराहना करता हूं, लेकिन फिर से मैं ये कह रहा हूं, तुम इन्हें विनिर्मित नहीं करोगे और तुम कच्चे माल के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हारा कार्य वितरण है। मैं तुम्हें 20% दूंगा और यह अंतिम है। लेकिन, मेरे स्वामी, मल्लनी ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया लेकिन जल्द ही कट गया। और बातचीत नहीं। इसे लो या छोड़ो। अंश की कठोर नजर उस पर पड़ी। व्यापारी शांत हो गया। अंश जानता था कि वह 20% हिस्से पर सहमत होने के करीब था। उसने अन्यथा मल्लनी जैसे किसी के लिए नहीं गया होता। मेरे स्वामी, वितरण में शामिल जोखिम महत्वपूर्ण है। मुझे इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। वह अधिक हासिल करने के अपने विचार पर हार मानने वाला नहीं लग रहा था। इस समय, अंश ने माथे पर बल डाला और मल्लनी झुका। उसने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से असहमत होते हुए। मैं 20% से आगे नहीं जाऊंगा। मेरे स्वामी, ये हम दोनों के लिए एक अवसर है। मेरा एक अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। कम से कम, मुझे लगता है। अंश ने देखा कि उसकी नाक हताशा में कैसे सिकुड़ गई। मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन मेरी शर्तें गैर परक्राम्य हैं। इस पर सोचने के लिए एक पल लो, उसने कहा और पीछे झुक गया।
यह एक बहुत उचित सौदा है, मल्लनी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अंत पर शर्तों को महसूस करने और वे तुम्हारे लिए कितने उचित हैं, समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हो। अंश ने शांति से कहा। मल्लनी स्पष्ट रूप से लग रहा था कि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सोच रहा है। उसके हाथ भींच गए और उसने चाय की चुस्की ली। ये पहले ही ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छा, मेरे स्वामी। हमारे पास 80-20 का एक सौदा है। अंत में, उसने अंश की ओर देखते हुए बात की। ठीक है, तुमने एक बुद्धिमान निर्णय लिया। मैं तुम्हें बहुत जल्द उनकी एक खेप भेजूंगा। तुम फ्रांसिस के साथ आगे के विवरणों पर बात कर सकते हो, अंश ने मुस्कान के साथ कहा और फ्रांसिस को सिर हिलाया। अब जब उन्हें एक वितरक मिल गया है, तो चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। मल्लनी उन अंगरक्षकों के पास से गुजरा जो अपने भले लिए कमरे के बाहर खड़े थे। वह उस मुस्कान को रोक नहीं पाया जो उसके चेहरे पर आ गई थी। उन्होंने बदले में उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन इससे मल्लनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 80-20, मेरे हाथ में एक जैकपॉट है, और यह सोचना कि मैंने इसे लालच के कारण लगभग खो दिया था। आदमी ने शुरू से ही सभी चालें सही खेलीं। अर्नव का उसका मूल्यांकन उसके दिमाग में काफी बदल गया। वह कोई निकम्मा त्याग दिया गया कुलीन नहीं था। इसके विपरीत, वह कोई ऐसा व्यक्ति लगता था जो जानता था कि वह क्या चाहता है और झुकने वाला नहीं था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे ताप पत्थर कैसे मिला था, लेकिन अगर साझेदारी जारी रही, तो वह जल्द ही इसके बारे में जान जाएगा। शुरू से ही, मल्लनी को केवल इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वह एक ऐसी स्थिति में फिट बैठता था जहां वह बड़ा व्यापारी नहीं था, लेकिन उसके पास सभी नेटवर्क थे। इसलिए, वह स्वाभाविक रूप से आगे बातचीत न करने के लिए झुका हुआ था, कहीं वह उत्पाद न खो दे। उसे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर ताप पत्थर ने उम्मीद के मुताबिक काम किया, तो ट्रेडहॉट व्यापारी कंपनी को निश्चित रूप से अर्नव के साथ पुल जलाने पर पछतावा होगा। अंश जाग गया क्योंकि उसके हाथ में सुन्नता उसके नीचे बढ़ गई। रात भर उसकी मुद्रा काफी अजीब रही थी। वह अपने बिस्तर पर सीधा बैठ गया और खिड़की के बाहर देखा। अंतर से, वह चमक को अंदर घुसते हुए देख सकता था। ये जागने का समय था। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और नसों को शांत करने के लिए अपनी कलाइयों को घुमाया। दर्द उसकी मांसपेशियों से होकर गुजरता रहा। अंश ने आह भरी और गहरी सांस ली। 1 सेकंड के भीतर, उसने एक जादू किया। कुछ ही देर में, उसने महसूस किया कि उसकी बांह ठीक हो गई है और सामान्य हो गई है। बिस्तर से उठकर, वह बाथरूम की ओर बढ़ा। उसे अर्नव के शरीर में उठे हुए कुछ समय हो गया था और वह चीजों के आदी हो गया था। पूरी जागीर सुबह जल्दी उठकर चल रही होगी और नाश्ते के बाद, वह प्रिया के साथ पुस्तकालय में कुछ किताब पढ़ेगा जो वह पाती है उसे देखती है। वह कुछ शब्द पढ़ना जानती थी, लेकिन पूरी किताब पढ़ना उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर कुछ किताबों में चित्र देखती थी। ऐसा लगता है कि बुनियादी शिक्षा अभी तक चर्च स्कूल से आगे नहीं बढ़ी है और वहाँ ये पढ़ना सीखने की तुलना में देवताओं और बुनियादी इतिहास के बारे में अधिक था। जाहिर है, कुलीनों के साथ यह अलग था, लेकिन अंश आम लोगों के लिए भी इसे जल्द से जल्द बदलना चाहता था। उसने प्रिया के कारण बहुत कुछ सीखा था और वह उसे शहर और लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में बताने में बहुत खुश थी। एक कुलीन एकांत में बड़े होने का बहाना उसके लिए चीजों पर सवाल न उठाने के लिए काफी था। अर्नव वैसे भी एक अकेला था, इसलिए ये झूठ नहीं था। उसके साथ समाप्त होने के बाद, वह तुरंत दोपहर भर ताप पत्थर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ताप पत्थर बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक मानसिक थकावट शामिल थी, लेकिन इस बिंदु पर, यह अंश के लिए लगभग एक कसरत जैसा था क्योंकि वह अपने मोहक कौशल को प्रशिक्षित करने में सक्षम था। यह कोई जादुई कला नहीं थी जिसकी ओर वह झुका था, लेकिन अब जब वह इसे दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा था, तो उसे लगा कि मोहरों की उसकी समझ बस बेहतर हो रही है। उसने दिन भर अपने घेरे पर भी काम किया और हालांकि यह धीमी दर से प्रगति कर रहा था क्योंकि वह एक ठोस आधार बनाने की कोशिश कर रहा था, वह इस समय तक जो कुछ भी मिला था उससे खुश था। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसके अनुचर अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह से निभा रहे थे। उसे यह जानकर आराम महसूस हुआ कि फ्रांसिस शहर से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य की देखभाल करता था और हालांकि वह लोगों की मदद करना चाहता था, उसे इंतजार करना पड़ा। जब तक वह कर्ज से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह लोगों की मदद के लिए मुश्किल से कुछ भी कर सकता था। एक और चीज जो उसके ध्यान को पकड़े हुए थी, वह थी अर्नव की मौत का रहस्य। वह अनुष्ठान के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या उसकी मौत एक षड्यंत्र थी या उसने बस चीजें गलत की थीं?
वे सवाल अक्सर दिन भर उसके दिमाग में आते थे। उसने पुस्तकालय और अपने कमरे में अनुष्ठान के बारे में अधिक जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसमें उपयोग किए गए पैटर्न और प्रतीक उसके लिए अज्ञात थे और वह उनके साथ कहीं नहीं जा रहा था। अगर अर्णव ने वास्तव में अनुष्ठान के लिए खुद को मार डाला था, तो उसे आत्मविश्वास होना चाहिए कि यह काम करेगा, लेकिन इसे मान्य करने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल एक व्यक्ति जिसके पास सुराग हो सकता है, वह था जादूगर अस्त्र। वह हफ्तों से अपने क्वार्टर में था। फ्रांसिस से उसने जो सुना था, उसके कारण वह किसी शोध में व्यस्त था। वह अर्णव के करीब हुआ करता था और यह भी जानता था कि उसने कर्ज क्यों लिया था। इसलिए अगर आत्मा बलिदान अनुष्ठान था, तो वह निश्चित रूप से इसके बारे में जानता होगा और शायद इसका एक हिस्सा भी हो सकता है। अंश ने उससे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भाग्य नहीं मिला। उसका एक हिस्सा उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन फिर से, अगर वह अर्णव की मौत में एक षड्यंत्रकारी था, तो उसे सावधान रहने की जरूरत थी। अगर उसकी ताकत तीसरे चक्र के आसपास या दूसरे चक्र के शिखर पर भी थी, तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिलहाल, उसने अपनी अन्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। कर्ज के अलावा, मान ऊर्जा बुनकर के साथ स्थिति थी। उसे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नियमित यात्राएं करने की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए अपनी शाम का उपयोग किया। सौभाग्य से, बुनकर सभ्य प्रगति कर रहा था। भ्रष्टाचार उसके शरीर में गहराई से नहीं हुआ था, इसलिए इसे खत्म करना थोड़ा आसान था। उसके परिवार के सदस्यों में भी भ्रष्टाचार के कोई संकेत नहीं थे, इसलिए कम से कम वह एक सकारात्मक था। आखिरी चीज जिसकी उसे जरूरत थी, वह थी उसके इलाके में और अधिक मान ऊर्जा बुनकर। अंश गलियारों से होकर चला, अब उनका आदी हो गया था। उसने फिरोज को एक संक्षिप्त सिर हिलाया, वही अंगरक्षक जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ था। उनकी सामान्य बातचीत मान ऊर्जा बुनकर की स्थिति से शुरू हुई। कल के बाद वह कैसा है? उन्होंने चलते हुए पूछा। फिरोज को बुनकर की प्रगति पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। वह अंश के लिए एक बड़ी मदद रहा था और उपचार के प्रभावों को नोटिस करने के बाद बुनकर के प्रति उसका डर भी काफी कम हो गया था। अंगरक्षक की आंखें झिलमिलाहट कर उठी जब उसने जवाब दिया, वह अब काफी बेहतर स्थिति में है, सामंत अर्णव। वह बिना कोई शोर किए खाना भी खा रहा है। मैंने देखा कि उसके हाथ अब बहुत कम कांपते हैं। और शोषक पत्थर के बिना भी वह व्यवहार कर रहा है। अंश ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसके मानव पक्ष को फिर से सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अंश पहले चक्र पर नहीं होता, तो उसने पहले ही बुनकर के दिमाग को ठीक करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया होता, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उस तरह का एक जादू जोखिम भरा था। उसे बुनकर को भ्रष्टाचार से खुद ही बाहर आने देना पड़ा। एकमात्र बाहरी मदद जो वह कर सकता था, वह था अपने खुद के मान से भ्रष्टाचार को नष्ट करना। इसे खोलो, अंश ने कहा और फिरोज ने जल्दी से कालकोठरी जेल का दरवाजा खोल दिया। वे हमेशा की तरह मान ऊर्जा बुनकर से मिलने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही उसने बुनकर को देखा, अंश ने उसके शरीर में बदलाव को नोटिस किया। ये जंजीरों से बंधी अपनी बाहों और पैरों के साथ जमीन पर बैठा था। पहली बार जब उसने उसे देखा था, उसकी तुलना में भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था और वह बहुत कम पीला लग रहा था। उसकी बाहों और गर्दन में काली रेखाएं काफी पतली हो गई थीं, पीछे निशान छोड़ गई थीं। इसने अंश को देखा और उसने उसकी पुतलियां देखीं। पहले, उसकी आंखें काली थीं, लेकिन अब यह बहुत अधिक मानव लग रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर उत्परिवर्तन भी कम हो रहा था, जिसमें मांस वापस ऊपर आ रहा था और पंजे फिर से उंगलियों में बदल रहे थे। अंश फर्श पर बैठ गया और उत्परिवर्ती अंगरक्षक को देखा। एक गहरी सांस लेते हुए, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। पहले के विपरीत, बुनकर ने आक्रामक होने की कोशिश नहीं की और बस अंश को घूर कर देखा। ये हर सत्र के साथ अधिक शांत हो गया था और भ्रष्टाचार कम होने के साथ, बुनकर का मानव हिस्सा अंश को दुश्मन के बजाय एक सहायक के रूप में पहचान लिया था। इसने केवल उसके काम को आसान बना दिया था। उसने सांस छोड़ी और मान ऊर्जा की एक लहर उसके माध्यम से मान ऊर्जा बुनकर को भेजी। अंश नस के अंदर कम संघर्ष के साथ मान ऊर्जा को जाते हुए महसूस कर सकता था। मान ऊर्जा बुनकर की त्वचा के नीचे युद्ध का मैदान बहुत शांत था। इसने उसे उसकी नसों के माध्यम से मान ऊर्जा की एक पर्याप्त मात्रा को धक्का देने की अनुमति दी। भ्रष्टाचार ने मान ऊर्जा को खा जाने की कोशिश की, लेकिन यह कमजोर था और अंश उसकी बाहों में जो कुछ भी बचा था उसे नष्ट करने में सक्षम था। अगर वह सही था, तो उसके हाथ 2 दिनों में सामान्य हो जाएंगे।
उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और उसका हाथ उसकी गर्दन को छूने के लिए ऊपर चला गया। यह मान ऊर्जा का अंतिम प्रवाह होगा जिसका अंश दिन के लिए उपयोग कर रहा होगा। सेकंड के भीतर उसने अंदर मान ऊर्जा का एक उछाल भेजा। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नष्ट करना अधिक कठिन था, लेकिन वह बुनकर के शरीर के आदी हो गया था और भ्रष्टाचार के एक खंड को खत्म करने में सक्षम था। बुनकर थोड़ा हिल गया क्योंकि वह जारी रहा, लेकिन यह उसके शरीर में उसकी मान ऊर्जा के प्रवेश का सिर्फ एक प्रभाव था। एक बार जब वह हो गया तो उसके हाथ उसके बगल में गिर गए क्योंकि वह खड़ा हो गया, बुनकर को एक आखिरी नजर देते हुए जो मुड़ने से पहले उसे देखता रहा। पानी पानी, पीछे से एक कर्कश आवाज आई। अंश की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि यह कहां से आया था। वह जल्दी से घूम गया। जल्दी से पानी लाओ, जल्दी। उसने फिरोज के पैरों की आवाज पानी लेने के लिए भागते हुए सुनी। अंश वहीं बैठ गया जहां वह था और मान ऊर्जा बुनकर पर एक और नजर डाली। उसकी आंखें अंश को विनती से देखती थीं। एक चमक जो पहले गायब थी, वह वापस आ गई लगती थी क्योंकि उसे अपनी वाक्शक्ति वापस मिल गई थी। फिरोज पानी के एक बर्तन के साथ जल्दी से लौट आया क्योंकि अंश ने धातु की जंजीरों को हटा दिया। बुनकर ने एक उत्साह के साथ पानी को गटक लिया। यह उसके मुंह के किनारों से टपक रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने ऐसे पिया जैसे कोई दिनों तक प्यासा रखा गया हो। अंश आगे बढ़ा और उसके सीने के बाएं तरफ अपना हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके शरीर के भीतर अधिक भ्रष्टाचार को ठीक करना जारी रखा। अंश ने उसके शरीर के अंदर मान ऊर्जा की लहरें भेजीं। उसने शारीरिक रूप से महसूस किया कि उसका शरीर मान ऊर्जा पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसने शुद्ध मान ऊर्जा को जितना संभव हो उतना अवशोषित किया और भ्रष्टाचार फीका होता रहा। उसने उसकी कलाई पकड़ी और देखा कि उसकी धड़कन सामान्य हो रही है। मान ऊर्जा बुनकर की धड़कन मनुष्यों की तुलना में बहुत तेज थी और इसका सामान्य होना एक अच्छा संकेत था। उसने मान ऊर्जा की एक और लहर भेजी, जिसका लक्ष्य उसका दिल था, लेकिन महसूस किया कि उसका मान ऊर्जा पूल लगभग खाली था। उसने माथे पर बल डाला, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने बुनकर को देखा जिसने लगभग पानी खत्म कर दिया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बेहतर लग रहा है। जैसे ही ज्यादातर ठीक हो चुके अंगरक्षक ने आवाज निकालने में कामयाब रहा, अंश ने उसकी टूटी हुई जीभ को नोटिस किया। आदमी को फिर से बोलने के आदी होने में कुछ घंटे लगेंगे। यह अच्छी बात है। तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, अंश ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो परेशानियां पैदा की, उसके लिए मुझे का खेद है। आधा ठीक हो चुका अंगरक्षक अंश को देखा और फिर फिरोज को देखा। अंश ने बस सिर हिलाया। ये ठीक है। तुम अब ठीक हो रहे हो, यही मायने रखता है। मेरा परिवार का क्या वे जीवित हैं? इसने अचानक पूछा, परेशान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह उठकर अपने परिवार को ढूंढना शुरू कर देगा। एक बार जब कोई बुनकर में बदल जाता था, तो उनके परिवार को उनके साथ मार दिया जाता था। इस युग में चीजें ऐसे ही काम करती थीं, इसलिए उसकी आंखों में डर समझने योग्य था। वे जीवित हैं। चिंता मत करो। हमने उन्हें कुछ समय के लिए कोठरी के अंदर रखा ताकि यह जांचा जा सके कि क्या भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन वे प्रभावित नहीं हुए हैं। वे अब अपने घर वापस आ गए हैं, अंश ने आत्मविश्वासी लहजे में आश्वासन दिया। अंगरक्षक स्पष्ट रूप से शांत हो गया और अंश ने गहरी सांस ली। उसका उपचार आखिरकार काम कर गया था और जिस तरह से अंगरक्षक ने व्यवहार किया, ऐसा लगता है कि उसकी याददाश्त बरकरार थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना नहीं चाहता था जिसे मान ऊर्जा बुनकर में बदलने के कारण भूलने की बीमारी हो गई हो। अंश ने अपने पिछले जीवन में इस तरह के कुछ मामले देखे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अंश ने पूछा। उसे याद नहीं था कि किसी ने उसका नाम क्या बताया था। वे सभी उसे मान ऊर्जा बुनकर और राक्षस कहते रहे, लेकिन अब जब आदमी सामान्य हो रहा था, तो वह कुछ सवाल पूछना चाहता था। पालमन, मैं पालमन हूँ। पालमन, तुम्हें मान ऊर्जा बुनकर में बदलने से पहले आखिरी क्या याद है? उसने पूछा। उसकी आंखें अंगरक्षक को घूर रही थीं। बाद वाला आंखें सिकोड़ रहा था क्योंकि उसने तुरंत जवाब देने के लिए संघर्ष किया। कुछ सेकंड के बाद उसने जवाब दिया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा था। मुझे याद है, एक हफ्ते के लिए मैं गुस्से में था। मैं गुस्सा होता रहा, परिवार पर भड़क उठा, फिर मैंने होश खो दिया। मुझे लगा जैसे मैं अपने ही शरीर में फंस गया हूं। उसने अंतिम भाग बड़बड़ाया। समय के साथ उसका हकलाना कम होता जा रहा था। कुछ
इसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया। मुझे खून दिखना याद है, लेकिन ये बहुत धुंधला था। पालमन ने संक्षेप में फिरोज को देखा और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति उससे मेल खाती थी जिसकी अंश उम्मीद कर रहा था और उसने सिर हिलाया। क्या तुम किसी भ्रष्टाचार के संपर्क में आए थे? उसने वह सवाल पूछा जो वह वास्तव में जानना चाहता था। अंगरक्षक गहरी सोच में पड़ गया। उसकी भौहों पर बल जमीन पर बना रहा क्योंकि चुप्पी छा गई। जल्द ही उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने किया था या नहीं। ठीक है। क्या तुम्हें याद है कि क्या तुम पिछले कुछ महीनों में किसी जगह जाने के बाद बीमार महसूस कर रहे थे? पहचान की एक लहर उसकी आंखों से गुजरी क्योंकि उसने अंश को देखा और सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ, उसने कहा और अंगरक्षक ने बताना शुरू कर दिया। मैं वेस्पर जंगल में था। मैं अपने गांव गया था और कुछ लकड़ी लेने गया था क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए वहां था। सर्दियों कठिन थी। लेकिन मैं एक कांटे वाले हिरन से विचलित हो गया था। उसने फिरोज और अंश को देखा। ये वश में करने के लिए काफी छोटा लग रहा था और शिकार करने के लिए सही लग रहा था, इसलिए मैं उसका पीछा करते हुए जंगल में गहराई में चला गया। अंश को याद आया कि वेस्पर जंगल इलाके के पूर्वी तरफ से जुड़ा हुआ था। ये राक्षसों और छोटे जानवरों से भरा एक चौड़ा जंगल था। बहुत से लोग जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए वहां जाते थे। ये गहराई में भाग गया और मैंने अपना निशाना चुका दिया, इसलिए मैंने हार मान ली। अंधेरा हो रहा था और मैं ज्यादा देर तक जंगल में नहीं रहना चाहता था। और फिर एक बार जब मैं वापस आया, मेरा शरीर बुखार में था। 3 दिनों तक मैं बिस्तर पर था। उसके बाद मैं ठीक था। मैं शहर वापस आया और हमेशा की तरह अभ्यास करने गया और अपने कर्तव्यों को किया, लेकिन हमेशा अजीब महसूस किया जैसे मैं अभी भी बीमार हूं। वेस्पर जंगल। उसके शब्दों से अंश ने यह निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार की जड़ कहीं जंगल में होनी चाहिए। और कुछ भी पालमन को कहीं से भी भ्रष्ट होने की व्याख्या नहीं करेगा। पूछताछ के बाद वह खड़ा हो गया और फिरोज को देखने के लिए मुड़ा। उसे जागीर में एक कमरा दो, उसने आदेश दिया। लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिरोज ने कहा। उसकी आंखें पालमन के चेहरे पर जा रही थीं। उसके कुछ हिस्से अभी भी एक अधमरे से मिलते जुलते थे। वह आदमी अब बुनकर नहीं है। वह अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। उसे एक कमरा दो। उसे अब कोठरी में मत रखो। अंश इस बार बहुत स्पष्ट था। अंगरक्षक ने बस सिर हिलाया। अंश ने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और हवा से परिवेश मान को अवशोषित किया। इसे घेरे में घुमाते हुए उसने शांति की भावना महसूस की। चूंकि उसे अपने पिछले जीवन में अपने घेरे बनाने का स्वाद मिला था, वह इसके प्रति जुनूनी हो गया था। वह जानता था कि हर जादूगर इसे पसंद नहीं करता था क्योंकि यह थकाऊ और समय लेने वाला था। टन जादूगर जादू के साथ खेलना और नई चीजें सीखना पसंद करते थे, लेकिन अंश के लिए घेरे बनाना बस निकालने के लिए मान ऊर्जा का एक बड़ा पूल था। उसे मजबूत होने की भावना पसंद थी और खट खट खट, उसने दरवाजे पर देखा और भौहें सिकुड़ी। ध्यान भंग होने से खुश नहीं था। अंदर आओ, अंश ने जोर से कहा, एक गहरी सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए। दरवाजा खुला, किरण को प्रकट करते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह प्रशिक्षण के बाद वापस आ रहा था क्योंकि उसके माथे पर पसीना था। वह अंदर चला गया और एक झुकाव दिया। सामंत अर्णव, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? किरण ने पूछा। उसकी जिज्ञासा से भरी आंखें उसे घूर रही थीं। अंश ने सिर हिलाया। वास्तव में नहीं। तुम मान ऊर्जा बुनकर के बारे में पूछने आए हो, है ना? उसने पलटकर पूछा। उसे अब तक अंगरक्षक को भ्रष्टाचार से ठीक होने के बारे में सूचित किया गया होगा। अंश को उम्मीद थी कि या तो वह या फ्रांसिस उससे इसके बारे में बात करने के लिए मिलेंगे क्योंकि यह मामला हफ्तों से उनके सिर पर लटका हुआ था। हाँ, मैंने सुना है कि बुनकर ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। फिरोज ने मुझे इसके बारे में सूचित किया और कहा कि आपने उसे ठीक कर दिया, उसने कहा। अंश ने सिर हिलाया। हाँ, इसमें समय लगा, लेकिन मैं बुनकर के शरीर से भ्रष्टाचार को नष्ट करने में सक्षम था। वह अब फिर से एक इंसान है। उसने अपने दिमाग में ये को वह में बदल दिया। आदमी अब एक राक्षस नहीं था। प्रक्रिया समझाना थोड़ा जटिल है, लेकिन बस चूंकि यह एक नया परिवर्तित उत्परिवर्ती था, मैं उसे एक इंसान में वापस लाने में मदद करने में सक्षम था। किरण की आंखें चौड़ी हो गईं और वह उसके बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कुछ संभव था। आपने ये कहाँ सीखा? उसने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं।
मैं हमेशा एक जादूगर बनना चाहता था और मैंने बहुत सारे सिद्धांत सीखे हैं। अंश ने झूठ बोलने के बारे में दोषी महसूस करते हुए कहना जारी रखा, लेकिन वह बस यह नहीं कह सकता था कि यह उसके पिछले जीवन में करने के लिए सामान्य बात थी। लेकिन हाल ही में मुझे अपने कोर को जागृत करने का एक तरीका मिला। तो जो कुछ भी मैंने पहले सीखा था, मैं उसका उपयोग करने में सक्षम था। किरण ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि आपको इसके साथ कुछ जटिलताएं थीं। ऐसा लगा जैसे वह इसके बारे में और पूछने वाला था, इसलिए अंश ने विषय बदलने का फैसला किया। ठीक है, एक और चीज है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था, उसने कहा। हमें जंगल की ओर जाना होगा। किरण ने भ्रम में पलटकर देखा। वेस्पर जंगल? हाँ, क्यों? उसने पूछा। मैंने आज मान ऊर्जा बुनकर से बात की। उसका नाम पालमन है। मैं जानना चाहता था कि वह कहाँ भ्रष्ट हुआ और उसने कहा कि वह जंगल गया था और एक बार जब वह वापस आया, तो वह 3 दिनों तक बीमार रहा। मैं इस तथ्य के लिए जानता हूं कि वह इस तरह से भ्रष्टाचार से ग्रस्त हुआ। क्या तुम वेस्पर जंगल गए हो? किरण ने सवाल पर सिर हिलाया। मैं कुछ शिकारों के लिए वेस्पर जंगल गया था। ये बड़ा और खतरनाक है, लेकिन अभी ज्यादातर खतरनाक राक्षस वहां नहीं होंगे। वे सभी ठंड के कारण कालकोठरी में होंगे। अंश ने माथे पर बल डाला। कालकोठरी। उसने संक्षेप में जंगल में एक कालकोठरी होने को याद किया, लेकिन ये सब कुछ के बीच उसके दिमाग से निकल गया। वह खड़ा हो गया और अपनी किताबों की अलमारी की ओर बढ़ा। उसने पुस्तकालय से जो किताब लाया था, जिसमें राज्य से संबंधित सभी मानचित्र थे, उसे पकड़कर उसने इसे मेज पर रखा। उसने इसे एक तरफ धकेल दिया ताकि किरण देख सके। उसने वेस्पर जंगल कहाँ था, उस स्थान पर इशारा करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या जंगल के चारों ओर कोई गांव है? मुझे लगता है कि पालमन भी एक से संबंधित है। हाँ, ये वहाँ है। किरण ने जंगल के एक कोने में एक स्थान की ओर इशारा किया। हमें वहाँ के आसपास जाना चाहिए, अंश ने कहा और स्थान को देखा। क्यों? पालमन को जंगल में भ्रष्ट होने से तुम्हारा क्या मतलब है? किरण ने सवाल किया, मानचित्र पर अंश की कठोर टकटकी को नोटिस करते हुए। ऐसा लगता है कि इलाके में मान ऊर्जा राक्षस हैं। और कोई व्याख्या नहीं है कि वह भ्रष्ट क्यों हुआ। अगर हम उन्हें नहीं रोकते, तो पूरा इलाका खंडहर में हो सकता है। अंश की गंभीर आवाज कमरे में भर गई। लाइक और सब्सक्राइब करें, अगला सफर सिर्फ नॉवल ऑफ वर्ल्ड पर। थैंक यू।